अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सिद्दीकी। बड़ा हंगामा खेज दिन रहा इतवार का और बड़ी कंपनीज़ के नाम आए हैं और ऑफशोर कंपनीज़ के नाम आए हैं और ऑफशोर कंपनीज़ के नामों की वजह से कई लोगों की रातों की नींदें उड़ गईं और उन लोगों के अलावा बाकी सबको एक बड़े भरपूर जो है वो गुड मॉर्निंग हम कहेंगे। बिल्कुल जी। लेकिन देखिए सती, यहाँ पे ये भी तो देखना है कि वो जो ऑफशोर कंपनीज थी क्या वो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं या नहीं। अब ये भी तो देखें ना, ज़रूरी तो नहीं कि जिनकी कंपनीज निकली हैं वो रजिस्टर्ड ना हो। वक्त की बात होती है। वैसे एक वक्त था जब ऑफशोर कंपनीज का नाम सुन के ही कहा जाता था कि ये शख्स सादिक और अमीन नहीं है। अब देखें, आपकी तरह कई लोग ऐसे हैं जो निटी-ग्रिटीज में जा रहे हैं कि नहीं, उसके मकासद पे हमें गौर करना चाहिए कि अगर रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड बात यही है। कि आपको ये भी देखना चाहिए। बहरहाल एक कॉन्सेप्ट यही था कि जो ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि वो टैक्स एवेड करें और टैक्स एवेड करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग करें, वो करें। तमाम चीजें ज़हन में आ जाती है। अच्छा खैर, लेकिन वीकेंड वाज वेरी सैड क्योंकि कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ साहब जो कि अपने इलाज के गर्ज से जिन्होंने अमेरिका के लिए रवाना हुए थे, बट समहाउ क्योंकि उनकी तबीयत रास्ते में ख़राब हो गई तो उनको वहाँ पे जर्मनी के हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया और डायलिसिस के दौरान उनकी तबीयत वहाँ पर ख़राब हो गई, जिसके बाद वो जाँ बना हो सके। बहुत अफसोसनाक दिन था। इवन टुडे हम आज इस हवाले से बात करेंगे और हर दिल उदास है। जी बिल्कुल, और हर दिल उदास है, हर दिल उदास है। अब दुआई की जा रही है क्योंकि आज जर्मनी में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह प्लान यही है कि कल वो उनकी जो जस्तकाकी है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस पहुंचेगा और अब्दुल्ला शाह गाजी के अहाते में उनको दफन भी किया जाएगा। तो बहरहाल हम बात करेंगे इस हवाले से और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। 14 बरस की उम्र से उनका करियर शुरू हुआ और उसके बाद कई दहाइयों तक वो आवाम के और आवाम न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो ये पूरा खित्ता है, इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे और आज वो हमारे दरमियान नहीं है। सती, ऐसा लगता है कॉमेडी यतीम हो गया। आप देखिए, मोइन अख्तर साहब, अमानुल्लाह साहब एंड देन उमर शरीफ साहब, ये तीन बड़े, मतलब हम अपनी उम्र में हमने जिनको देखा है कॉमेडी के किंग्स, वो नहीं रहे। इनको याद करेंगे, लेकिन पहले हम टॉप स्टोरीज पे नजर आ लेते हैं। पनामा के बाद अब पेंडोरा लीक्स में बड़े इंकिशाफात सामने आ गए। 700 पाकिस्तानियों से जायद लोगों के नाम शामिल। अहम सियासतदान, काबीना अरकान, मीडिया मालिकान, कारोबारी शख्सियात के बड़े बड़े नाम सामने आ गए जिनके नाम पर ऑफशोर कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। लाहौर वालों के लिए अच्छी खबर, 64 माहौल दोस्त बसों का तोहफा। वजीर आला उस्मान बुज़दार नई मेट्रो बसों का इफ्तिताह आज करेंगे। और उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में 12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई। पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम भी शरीक। इवेंट में पाकिस्तानी जीत के लिए पुरअज़्म। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर के हवाले से कि पनामा के बाद एक नया हंगामा जो है वो अब सामने आ गया है। हमने देखा है कि पेंडोरा पेपर्स जो है जो कि लीक हुए हैं और इस पेंडोरा पेपर्स में बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं और तकरीबन 700 से जायद पाकिस्तानी ऐसे जिनका नाम इसमें शामिल है। इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की ये जो लिस्ट है और इसके सामने जो पेपर सामने आए हैं उसने बिल्कुल हिला के रख दिया, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ चंद विफाकी वज़रा के नाम शामिल हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना हमने देखा है जी इसहाक डार, उनके बेटे अली डार का इसमें नाम शामिल है। करंटली वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का नाम उसमें शामिल है। विफाकी वज़रा की अगर हम बात करें तो उनके नाम भी आ जाते हैं। सीनियर विफाकी वज़ीर अलीम खान साहब का नाम उसमें शामिल है। फैसल वाडा साहब का नाम शामिल है और कई साबिक जर्नलों के नाम भी सती साहब ये जो लिस्ट सामने आई है इसमें शामिल है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा ऐलान किया गया है। वो ये कहते हैं कि जिन जिन के नाम सामने आए हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अच्छा, अहम बात ये होती है कि कोई भी ऐसा स्कैंडल सामने आता है, अब इसमें तो 700 पाकिस्तानी और तकरीबन 66 माह के बाद, यानी कि पैनामा पेपर्स के 66 माह के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। और आपके इल्म में होगा कि पैनामा पेपर्स वो पेपर्स थे जिसके ऊपर ये कहा गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के जो थे नवाज शरीफ साहब को कि जनाब मियाँ साहब लोग भूल जाएंगे, कुछ दिन की बात है और जाने दो। उसके बाद फिर मियाँ साहब ने जो आपको याद है कि असेंबली में स्पीच की थी
اور وہی بعد میں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث بنی تھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کی ہینڈلنگ کیسے ہوگی. بالکل، جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے حوالے سے جتنی بھی تحقیقات ہوں گی ان کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ پینڈورا پیپرز میں اشرافیہ کی ناجائز دولت بے نقاب کی گئی ہے اور اشرافیہ نے ٹیکس چوری کرپشن سے ناجائز دولت بنائی ہے اور اشرافیہ نے ناجائز دھن کو مالیاتی محفوظ پناہ گاہوں میں منتقل کیا. تقریباً $7 ٹریلین محفوظ پناہ گاہوں میں رکھے گئے ہیں اور $7 ٹریلین میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ آف شور کمپنیز کے ذریعے منتقل کیے گئے ہیں. اور وزیر اعظم نے ساتھ میں ستی صاحب یہ بھی کہا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کی دولت لوٹی تھی اور ایسے ہی حکمران طبقے نے اپنے ملکوں کی دولت بھی لوٹی ہے. چلیں جی، تو اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے گزشتہ رات 9:45 بجے غالباً مدیہ یہ سلسلہ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی گلوڈ ہوں گی ٹی وی سے اور دیکھ رہی ہوں گی کہ کیا کیا اس کے اوپر انکشافات نئے نئے سامنے آ رہے ہیں. تو بہرحال آپ ذرا اس پہ تجزیہ لے لیتے ہیں. وسیم بادامی صاحب کے مائناز اینکر پرسن ہیں ARY نیوز کے، ان سے ذرا بات کر رہتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا بادامی صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پیناما پیپرز پہلے آئے، پھر اس کے بعد پینڈورا پیپرز اب سامنے آ گئے ہیں. 700 پاکستانی تقریباً اس میں شامل ہیں. لگتا ہے کہ اس بار انویسٹیگیشن تھورو ہوں گی، کچھ ڈفرینٹ چیزیں سامنے آئیں گی. ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ جو کیبنٹ ممبرز کے حوالے سے خاص اگر میرا خیال ہے کچھ اگر تبدیلی ہونی ہے یا کچھ اگر ہلچل ہونی ہے تو اس حوالے سے ہو سکتی ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے جو پیناما پیپرز آئے تھے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پاکستان کا سارا منظرنامہ ہی تبدیل ہو کے رہ گیا. تو اس تناظر میں اگر ایک شور مچے کہ صاحب پہلے جب آئے تو ایک حکومت چلی گئی اس چکر میں کیا کچھ نہیں ہو گیا. آج پاکستان ایک مختلف ملک ہے. پاکستان ویسا پاکستان نہیں ہوتا اگر پیناما پیپرز نہ آئے ہوتے. تو بھائی اب جب آئے تو تب ایک کا نام آیا تھا جن کا ڈائریکٹلی نام جو نون لیگ کہتی ہے، جو کہ بات ٹیکنیکلی ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کا نام نہیں، لیکن لنک کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیبلش ہوتا ہے جس کی بنا پر سزا ہوئی ہے جج صاحبان کے خیال میں. تو اس وجہ سے لیکن یہ اگر شور مچے گا کہ جناب وہاں ان کا تذکرہ آیا تو سب کچھ ہوا اور یہاں تذکرہ آیا ہے کچھ کابینہ کے افراد کا تو کچھ نہیں ہوا، تو شاید اس بنا پر کچھ ہو. لیکن مجھے بطور مجموعی ایسا ہرگز بھی نہیں لگتا کہ جس طرح پچھلے پیناما پیپرز کے نتیجے میں پاکستان کا پورا سیاسی منظرنامہ یک لخت تبدیل ہو کر رہ گیا تھا، اس کا تو عشر اشیر بھی مجھے ان پیپرز کے تناظر میں نظر ہرگز بھی نہیں آتا. اچھا وسیم، یہ کہا تھا جیسے اور ستی صاحب یہ ابھی شو کے آغاز میں بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے جیسے بھی کہا ہے کہ آف شور کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ہاں اگر یہ کالے دھن سے بنائی گئی ہے دین اٹس اے کرائم. سو کیا اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ کارروائی ہوگی اور ہونی چاہیے؟ دیکھیں اگین آئی وڈ سے کہ کابینہ کے منسٹرز کے حوالے سے تو شاید کچھ ہو اور وہ ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سزا ہونی چاہیے، لیکن پوری کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن ویسے بطور مجموعی کوئی کارروائی ہوگی اس کے علاوہ آئی ول بی ویری سرپرائز اگر کارروائی ہو. دیکھیے پیناما پیپرز میں بھی ہم یہ نہیں بھول سکتے نا کہ اس میں ایک پاکستانی کا تو نام نہیں تھا، ایک خاندان کا تو نام نہیں تھا. تو کیا باقی جو پوری فہرست ہے اس میں سے کتنے ناموں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ کارروائی کو چھوڑ دیجیے، چونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے چور ہیں، چونکہ بات ٹھیک ہے کہ یہ نہیں کہ جس نے آف شور کمپنی رکھی اس نے غلط کام کیا، لیکن کتنوں کے حوالے سے تحقیقات ہوئی ہیں کہ صاحب دیکھیے یہ اتنے لوگوں کے نام تھے تو اس میں ان لوگوں نے بالکل ٹھیک رکھا تھا، ان کو کچھ غلط نہیں تھا، اور ان لوگوں نے غلط کیا جس کے خلاف یہ ہوا. نہیں کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ ایک ہی ہے جس کی وجہ سے پھر بہت ساری اور بھی باتیں جنم لیتی ہیں کہ جناب پھر یہ کیا تھا سارا معاملہ. تو یعنی ظاہر ہے معاملہ تو کوئی سازش نہیں تھا، معاملہ تو کوئی پاکستان میں کوئی نہیں لایا، لیکن یہ کس طرح استعمال ہوا ہے نہیں وہ پوری بحث ایک جنم لیتی ہے. تو اب کی دفعہ تو یہ ہونا چاہیے، پیناما میں یہ نہیں ہوا. اب کی دفعہ ہونا چاہیے کہ جتنے بھی انڈیویجولس کے نام ہیں سب کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ دیکھیں کہ ساری ڈیٹیلز میں جائیں اور پھر دیکھیں کہ کس نے بالکل جائز انداز سے کام کیا ہوا تھا کس نے نہیں. لیکن جس طرح پیناما میں کئی 100 لوگوں کے نام آئے تھے، کیا ان 100 لوگوں کے حوالے سے کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. ایسا بھی کچھ ہوگا اگر یہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ اب ظاہر ابھی جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو ساری ریویل ہو رہی ہیں چیزیں. اتنا بڑا نمبر اگر ہوگا تو سب کے حوالے سے کچھ ہوگا کیا؟ آئی ول بی سرپرائز. اچھا وزیر کی اگر ہم بات کریں تو وہ خوشائن قرار دیتے ہیں، لیکن ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہ اخلاقیات کے حوالے سے مثال قائم کرنے کی تلقین کرتے رہے. یعنی کہ کوئی بھی الزام آیا فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے، فوراً عہدے سے ہٹا دینا چاہیے. ریلوے کے حادثات سے متعلق چیزیں آپ کے سامنے ہیں، وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے ان سے متعلق باتیں اپنی جگہ. ابھی جو کابینہ کے ارکان کے نام سامنے آئے ہیں اس صورت میں جس طرح سے ڈیل کیا جائے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکلات کا باعث بن سکتا ہے؟ مشکلات اس صورت میں ہوں گی اگر اس میں بالکل خاموشی اختیار کی جائے، اور مشکلات اس صورت میں نہیں ہوں گی. اور مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ بہرحال ان پہ آپ 100 تنقید کریں لیکن اپنی صفوں سے بھی انہوں نے لوگوں کو یا نکالا یا اپنے سے دور کیا ہے. ٹھیک ہے اس پہ اپوزیشن اور بھی تنقید کرتی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ بھی ایک بڑا اسٹیپ ہے
پاکستان میں کہ آپ اپنے ٹیم ممبرس کو اس طرح ریگولرلی آپ جو ہے وہ جب وہ پن پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ سائٹ پہ کرتے جائیں. تو اس کے بعد مجھے یہ بہت قوی امید ہے کہ جن اقربا کے یا قریب رہنے والے لوگوں کے یا کابینہ کے اراکین کے نام آئیں ان کو پورا اسکروٹنائز کیا جائے, اور پھر اگر اس میں لگتا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ اللیگلی یہ سارا کام کیا ہے تو کاروائی بالکل ہونی چاہیے. کاروائی ہوگی تو حکومت کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی, نہیں ہوگی کاروائی تو مشکلات اس سینس میں ہوگی کہ پھر ایک مورل کریڈیبلٹی پہ ایک ڈینٹ لگے گا. صحیح, بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور دیکھیں یہ بات وسیم نے بہت اچھی کہی کہ جیسے جو وزیر اعظم عمران خان کی اپنی ٹیم کے جو لوگ ہیں سب سے پہلے تو ان کی اسکروٹنائزیشن ہونی چاہیے. اور کل جیسے میں دیکھ بھی رہی تھی کہ کل علیم خان صاحب نے بولا تھا کہ ان کی جو آف شور کمپنیز ہیں وہ آلریڈی ایف پی آر کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی ایسی کمپنیز ہیں جن کے بارے میں ایک دم انکشاف ہوا, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. جو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں تو ان پہ تو خیر اچھا وہی بات آ جاتی ہے. پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ وزیر, یہ بات بالکل صحیح کہی وسیم نے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ اپنی صفوں میں سے لوگوں کو نکالتے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم بھلے وہ کہیں کہ جی پرانے دوست جو ہیں وہ چلے, 3-4 سال میں 4 وزرائے خزانہ تبدیل کر دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہی واز ٹرائنگ فار دا بیسٹ, اور اسی وجہ سے وہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. آئی ایم شیور کہ اگر ایسا کوئی چیز سامنے آتی ہے اور لوگ ان کو مطمئن نہیں کر پاتے تو پھر اس کے اندر ان کو بھی ہٹایا. لیکن جیسے دیکھیں یہاں پہ رسپانسبلٹی بنتی ہے, جیسے ہم وفاقی وزراء کی بات بھی کریں, بڑے بڑے پولیٹیشنز کی بات بھی کریں. جیسے علیم ڈار صاحب نے تو کل, علیم خان صاحب نے تو ٹویٹ بھی کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کی کمپنیز ہیں ان کے تمام تر جو ایسٹس ہیں وہ, اور جو ان کی اسپیسیفکلی کیونکہ جو جن آف شور کمپنیز کی بات بھی کریں تو انہوں نے کہا وہ بھی 15 سال سے جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, انہوں نے آلریڈی اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. فیصل واڈا صاحب میرے خیال سے ایسے ان پہ بھی رسپانسبلٹی آتی ہے. اب چکر اس میں یہ ہے کہ آئی سی آئی جے نے جو انویسٹیگیشنز کی ہیں اس کے اندر صرف ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے ہوا میں کیا, انہوں نے باقاعدہ طور پر ان افراد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ان سے جواب مانگا, پھر جواب نہیں دیا گیا, اچھا ان رائٹنگ جواب مانگا, سوالات بھیجے گئے پھر جواب مانگا گیا. اچھا دوسرا آئی سی آئی جے کا یہ موقف بھی سامنے آیا تھا کہ بھائی ہم اگر سب کچھ ٹھیک ہی تھا تو ان لوگوں کو از خود پہلے ہی اس چیز کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا, آف شور کمپنیز کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تھی. انہوں نے اس وقت بات کی موسٹ آف دیم. اب ظاہر ہے کہ کلیریفیکیشن اس حوالے سے سامنے آئے گی, ہر کوئی نہ کوئی تو موقف دے گا. تو بہرحال لیٹس سی واٹ ہیپنز. ابھی تو دس از دی انیشیل سٹیج, ابھی تو انیشیل سٹیج ہے, کچھ بھی کہنا قبل از وقت. آپ بہت زیادہ اس سے سرپرائزڈ ہوئے نہیں ہے نا, نہیں یہ اینٹیسپیٹڈ یہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں. کوئی ایسا نام جس نے آپ کو سرپرائز کیا ہو؟ بہت سے. خیر جی اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور اس شخص کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ زندگی بھر سب کو ہنساتا رہا لیکن جاتے ہوئے سب کو اداس کر گیا. ہر آنکھ اشک بار ہے, اور کہتے ہیں نا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رتھی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. عمر شریف صاحب جو کہ کافی عرصے سے بیمار تھے اور ان کا علاج امریکہ میں ہونا تھا, اور اسی غرض سے بہت عرصے بعد, کیونکہ کافی دیر سے تگدو بھی تھی, حکومت پاکستان بھی لگی رہی, پھر سندھ گورنمنٹ نے اس حوالے سے کافی کام کیا, ایئر ایمبولینس آئی, اور اس کے بعد ان کی طبیعت جو تھی وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی. جب ان کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو پھر ان کو امریکہ کے لیے روانہ کیا گیا, لیکن راستے میں پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی. 2 سے 3 ہفتے کا بالکل 2 سے 3 ہفتے کا جو ڈیلے ہوا, جب انیشلی خبریں سامنے آئیں کہ جناب ان کو وزیر اعظم صاحب کی مدد کی ضرورت ہے, تو لوگوں نے اس کو مس کنسیو کیا. اس کی پھر اس کے اوپر وضاحت آئی کہ جی ہمیں مالی مدد نہیں چاہیے, ہمیں صرف ویزا پروسیس کے حوالے سے تھوڑی سی مدد چاہیے. پھر ایئر ایمبولینس کو ارینج کرنا, اس میں وقت لگا. پھر اس کے بعد جب لے کے جا رہے تھے تو اس وقت بتایا گیا کہ جی ان کی کنڈیشن سٹیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ دیکھیں جب ایئر ایمبولینس آتی ہے تو ایئر ایمبولینس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, وہ 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی, لیکن پھر بھی ریکویسٹ کی گئی اور تقریباً 24 گھنٹے تک وہ ایئر ایمبولینس رکی. جب عمر شریف صاحب کی طبیعت بہتر ہوئی اس کے بعد ان کو سوار کیا, ان کو امریکہ روانہ کیا ہم سب کی دعاؤں کے سائن میں. لیکن راستے میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جرمنی ان کو رکنا پڑا, وہاں پہ ان کی ڈائلسس ہوئے, اس کے تھوڑی دیر بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی, طبیعت خراب ہوگی. اب جو اپڈیٹس اب سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آج انشاءاللہ جرمنی میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی, کیونکہ کل اور پرسوں چھٹی بھی تھی جس کی وجہ سے ایک کلیئرنس کا جو ایک لیٹر ہے وہ ان کو جاری نہیں ہو سکا. اور انشاءاللہ اب دعا یہ کی جا رہی ہے, کوششیں بھی ہیں کہ انشاءاللہ کل تک ان کی جو میت ہے وہ پاکستان آ جائے, اور اس کے بعد جو ان کی تدفین ہوگی وہ عبداللہ شاہ غازی کے ہاتھے میں ہوگی. اور ایک اور چیز بھی ہے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان پوری زندگی ٹریول کرتا ہے, ادھر سے ادھر جاتا ہے اور یہ وہ, لیکن اس کے اس دنیا سے جانے کا ایک وقت معین ہوتا ہے مدیہ, اور ایک مقام بھی ہوتا ہے جہاں پر آپ کو پہنچنا ہوتا ہے. ذرا سوچئے علاج کی غرض سے جا رہے تھے, اس کے بعد پھر ڈیلے ہوا, ساری چیزیں ہوئیں, لیکن ان کو پہنچنا تھا جرمنی.
There was exactly और he that was was the destined place. to be there. हाँ, he was और destined. दुनिया भर से जो लोग हैं बड़े बड़े स्टार्स हैं, अगर हम हमसाए ममालिक के हवाले से बात करें तो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो कॉमेडी के इस बेताज बादशाह को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उनके लिए अपनी दुआएं जो हैं वो दे रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ वो ताज़ियत भी कर रहे हैं। उनकी वाइफ ज़रीन गज़ल जो उनके साथ मौजूद थी, उन्होंने भी एक मैसेज दिया था स्पेसिफिकली उनकी डेथ के बाद, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त भी की थी कि उनको अब्दुल्ला शाह गाजी के हाथ में दफन किया जाए। उन्होंने क्या कहा था, पहले आपको वो सुनवाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो टैलेंट उनका था वो टैलेंट अनमैचेबल है। आपने उनके साथ इतना वक्त गुजारा है, उनके साथ कोई ऐसा लम्हा, कोई यादगार लम्हा हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? उमर की सारी बातें यादगार यादगार उमर शरीफ की सारी बातें यादगार हैं। मैं बहुत सारी बातें खुद समझता हूँ, मैं दुनिया में कई जगह उसके साथ गया हूँ। मैंने ये देखा है कि जब उमर शरीफ, मैं उसके साथ, वो मुझे जो शोज़ होते थे ना, जो म्यूज़िकल शोज़ जिसमें कॉमेडी भी होती थी, और वो उसमें मुझे कहता था कि मेरे साथ 10 मिनट एंट्री कर ले, तो मैं 10 मिनट उसकी याद एंट्री करता था। लेकिन मैंने ये देखा कि 10,000 का मजमा है, 20,000 का मजमा है, उसमें चाहे कोई बैठे हों, अफसरान बैठे हों, 22 ग्रेड से ऊपर के लोग बैठे हों, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हों, या मजदूर बिरादरी बैठी हुई है हमारी, उमर ने वहाँ एंट्री देनी है स्टेज पे और एक तालियों का और पैकों का समंदर उठता था, लोग अपनी जगहों से खड़े होते थे, तो मैं ये देख के रोने लगता था कि अल्लाह अगर किसी को शोहरत दे, प्यार दे, मोहब्बत दे लोगों की, तो ऐसी। बहुत शुक्रिया जी। शहजाद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मैं उमर शरीफ साहब का एक इंटरव्यू देख रही थी, क्योंकि सच्ची जब कुछ बिछड़ जाता है ना, फिर आप उसको और शिद्दत से याद करते हैं, फिर आप उनकी तमाम तो चीज़ें, उनकी परफॉर्मेंसेस निकाल के देखते हैं। तो उमर शरीफ साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने अपनी कोई भी चीज़, अपनी कोई भी जो परफॉर्मेंस है ना, वो स्क्रिप्ट के थ्रू नहीं की, बस मैं स्टेज पे जाता हूँ और फिर अल्लाह की अता होती है, और बाकी क्या अल्लाह की अता थी कि हर शख्स उनसे मोहब्बत करता है। क्योंकि ह्यूमर जो है वो जाहिर है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी में होता है, उसको क्रिएट करना वो एफर्ट लगता है उससे, लेकिन कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, और उमर शरीफ साहब भी उन्हीं में से एक थे। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह इलाही दे। आमीन। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब ब्रेक के बाद कुछ ज़रा सियासी खबरों का तड़का हो जाए। हम देख रहे हैं कि जब से पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहदा हुई है, ना सिर्फ हुकूमत पर बल्कि मुस्लिम लीग नून पर भी जो है वो तनकीद के वार किए जा रहे हैं। लेकिन अगर अभी हालिया जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई है उसमें तो हमने देखा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुसलसल मुफाहमत की पेशकश भी जारी है। स्पेसिफिकली सूबह सिंध की सूरत हाल के हवाले से पिछले दिनों हमने देखा वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के दौरे पे थे, और इस हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की थी वो आपको सुनाते हैं। ओकेजन है कि केसीआर की आज हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 200 अरब का। इसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को पूरी तरह जोर लगाना पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट भी इसमें हमारे साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगी। कराची का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिर्फ कराची के लिए नहीं प्लान, ये सारे पाकिस्तान के लिए, कराची के मसलों के लिए फिर से फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। फेडरल गवर्नमेंट हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पूरी कोऑपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ना हो, और कई चीजें हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती फेडरल गवर्नमेंट के बगैर। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद हमें मुल्क की खातिर, सिंध की खातिर कराची में इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं, जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, मैं ये भी आपको कहूंगा कि इसको रिकंसिडर करें। इससे सारा फायदा सिंध को है। कराची के ऊपर से प्रेशर उतरेगा, क्योंकि कराची अगर इसी तरह फैलता गया तो बहुत मुश्किल है यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी। लोग तैयार हैं बाहर से पैसे लाने के लिए, जब तक हमारे रिजर्व्स और ऊपर नहीं जाते, जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, जब तक वो बीच में टाइम फ्रेम है, तो हमें जरूरत है कि किसी तरह हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के डॉलर्स लेके आए पाकिस्तान में। इसमें सबसे ज्यादा ये फीजिबल प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत पैसा आएगा, तो इसको रिकंसिडर करें, और हम आपसे इसके ऊपर बात भी मजीद और करेंगे। ये तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, पाकिस्तान के लिए भी, सिंध के लिए भी। अच्छा, शेख रशीद साहब का भी बयान सामने आया है, कहते हैं कि सियासत गहरे नीले पानियों में होने जा रही है। नून लीग
कुएं के मेंढक हैं, लड़ाई समंदर में होने जा रही है। पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने ये कहा कि वो समझौता एक्सप्रेस पर चढ़ गई है। पोजीशन से एतमाद की ज़रूरत नहीं है, वो खुद केसेस में है और ये लितर भी खाते हैं और प्याज भी खाते हैं और फिर समझौता एक्सप्रेस पे भी चढ़ते हैं। पीपल्स पार्टी समझौता एक्सप्रेस पे चढ़ गई है, समझदार है। नून लीग कुएं के मेंढक हैं, लड़ाई समुंदर में होने जा रही है। अगला इलेक्शन इमरान खान की क़यादत में लोगों ने लड़ना है, उसे सबसे ज्यादा फिक्र है। वो हर हफ्ते महंगाई पे बातचीत कर रहा है, महंगाई का मसला है, इसको इंशाल्लाह कंट्रोल करेंगे। पेट्रोल से भी सऊदी अरब की बातचीत जो है वो बेहतरी की तरफ तैयार है। इसी हफ्ते नैब के चेयरमैन का भी फैसला हो जाएगा। उधर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज खोल दिया है। हमजा शहबाज ने दौरा पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ विकटें गिरा दी हैं, जिसमें साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली शेर अली गोरचानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक एमपी इसहाक बुचा, जमील शाह और मुजफ्फरगढ़ से टिकट होल्डर अख्तर जो हैं गोपांग नून लीग में शामिल हो गए हैं। और हमजा शहबाज शरीफ का ये कहना है कि आने वाला वक्त नून लीग का है। गरीब का ठेला, गरीब का घर बुलडोजर तोड़ जाता है क्योंकि वो नाजायज तजावुजात के जिम्मे में आता है, लेकिन बनी गाला का महल चंद लाख में नाजायज से जायज बन जाता है। मेरे नबी ने ऐसी रियासत मदीना का ख्वाब नहीं दिखाया था। चौथा साल है, तुमसे नया पाकिस्तान तो नहीं बन सका, वो खुदा का वास्ता पुराना पाकिस्तानी लौटा दो। इन लोगों ने सब बात दिखाए पाकिस्तानी कौम को। इमरान रियाजी, तुमने पाकिस्तानी अवाम से उसके मुंह से रोटी छीनी है, अब ये अवाम तुम्हें और तुम्हारे तख्ते को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। और अब जरा बात कर लेते हैं इसी मामले पे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एक इंकिशाफ किया है वफाकी वजीर दाखिला ने कि जनाब पीपल्स पार्टी तो समझौता एक्सप्रेस पर चढ़ गई। क्या मुफाहमत हो गई आप लोगों की हुकूमत से? शेख रशीद साहब ने बात की है समझौता एक्सप्रेस की। समझौता एक्सप्रेस का जो है वो एंड जो था वो बड़ा ख़तरनाक था। और समझौता एक्सप्रेस जिस तरीके से एक शुरू हुई थी वो तो इंडिया और पाकिस्तान की एक दूसरे की ट्रेन थी, लेकिन जो बाद में उसके साथ हुआ वो सबके सामने। हमारी कोई मुफाहमत हुकूमत के साथ नहीं है। इस शख्स के साथ बैठना जो है वो हमारे लिए जो है मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात के लिए खुदकुशी करना है। हमारी कोई हुकूमत के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पे या अपोजिशन जमातों में होते हैं डायलॉग्स, किसी के साथ सी जजमेंट के साथ इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन हमारा हुकूमत के साथ सी जजमेंट करना या इलेक्शन की प्रोग्राम नहीं है। सही। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि अभी हमजा शहबाज शरीफ साहब दौरा पंजाब पे भी थे, तो वहाँ पर जनूबी पंजाब से जो आपके कुछ साबिक दोस्त हैं, साबिक जो वज़ीर भी हैं, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। और हम देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सामा पहले भी पोजीशन काफ़ी वीक पड़ती चली जा रही थी पंजाब में। तो क्या आपकी पार्टी जो है अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करेगी आगे? ये एक बहुत बड़ा मजाक है। मैंने मीडिया पे भी देखा, दो अशखास के कल नाम लिए गए हैं। एक गोपांग साहब हैं जो कि पिछले जो है वो MPA जो है हमारे जो वहाँ पर नवाब इफ्तिखार साहब हैं मुजफ्फरगढ़ से, उसके नीचे MPA का इलेक्शन लड़े थे। वो हमारी पार्टी छोड़कर इलेक्शन के बाद चले गए थे। उन्होंने ऐलान कर लिया था। ये ऐसे समझे कि वो रिफ्रेशर कोर्स था उनके लिए। उन्होंने कह दिया हम दोबारा उसको जो है में शामिल कर दिया। दूसरा जो है बूचा साहब थे, जिसको उन्होंने कहा, वो बूचा साहब ऑलरेडी PTI की टिकट पर जो है वो, अगर आप इंफॉर्मेशन निकालें, वो PTI की टिकट पर बल्दियात का इलेक्शन लड़े हैं। अब हमारा उनके साथ वास्ता नहीं है और खामा हमारे खाते में डाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हर कोई कहता है कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जब भी बात आती है मीडिया में तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी का नाम लिया जाता है कि फलां बंदा आ रहा है, फलां बंदा जा रहा है। तो अच्छी बात है। ये दोनों अशखास जो है वो पार्टी छोड़ कर चले गए थे। एक नून में थे पहले से और एक जो है वो PTI में थे। अगर वो गए हैं, पॉलिटिक्स से लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ उनका कोई वास्ता नहीं था रिसेंटली। अच्छा, हलीम साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध में, उनका बयान सामने आया है कि जनाब पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो बहुत कुछ चल रहा है और ये सब जेल में होंगे और अगला दौर यानी कि अगली हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ की होगी। आप मुत्तफिक हैं? आपको लगता है ऐसा होगा? अली मदल शेख को अगर वज़ीर आज़म साहब जो हैं चेयरमैन नए भी लगा दे तो अच्छी बात होगी। लेकिन पहली बात यह है कि जब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की निशानी है कि जब आपके अली मदल शेख साहब और बाकी वज़रा कहें कि फ़लाँ अपोजिशन जो है वो चंद दिनों के बाद जो है वो इतनी सज़ाएँ उनको मिल जाएंगी, तो ये असरअंदाज हो रहे हैं उनके फैसलों के ऊपर, नए के ऊपर।
بلکہ کچھ وزراء نے کہا کہ عدالتیں بہت جلد شہباز شریف صاحب کو بلا لیں گی. مطلب ہے کہ وہ عدالتوں کو بھی جو ہے وہ کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں. جب فیصلے آپ کریں, حکومت کرے, لکھ کے دے, اور ڈیفینیٹلی جس طریقے سے یہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, یا ایکسٹینشن کیا مطلب اس کو دوبارہ اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو شاید چیئرمین نیب نے کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوگی کہ میں فلاں فلاں شخص کو اتنی سزا دوں گا. لیکن میں ایک بات بتا دوں, اور یہ ریکارڈ پہ رکھیں, بہت جلد جب لوگوں کی جو ہے, جب لوگ آنکھیں پھیرتے ہیں اور حالات چینج ہوتے ہیں, تو پھر یہی چیئرمین نیب ہوں گے اور پھر پی ٹی آئی کے خلاف کیسز ہوں گے. پھر میں ان کو بولوں گا جب آپ کے دم پہ پاؤں آئے گا, پھر آپ چیخنا مت اس وقت. پھر اس وقت یہ ہوگا, پھر ہم کہیں گے یہی چیئرمین نیب بہت بڑا فرشتہ ہے, آپ ہی کہہ رہے تھے کہ فرشتہ ہے. اچھا فیصل صاحب, یہ 17 اکتوبر کو کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم جلسہ کرنے جا رہی ہے, سو کیا کچھ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کچھ بڑے اعلانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تاریخی دن ہے ہمارا جو ہے, اس پہ ہم جو ہے جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اس میں کوئی اہم اعلان نہیں ہو رہے. آلریڈی ہمارے جو ہے وہ پورے پاکستان میں اور خاص کر خیبر پختونخوا میں ہر ضلع میں مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف جو ہے کال دی گئی ہے. ہر ضلع میں وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. باقی پاکستان میں بھی جو ہے, باقی صوبوں میں بھی بہت جلد جو ہے پروٹیسٹ کا اعلان ہو رہا ہے. ہم اس حکومت کے خلاف جو ہے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, ان 16,000 ملازمین کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, چاہے وہ ورکر فیئر بورڈ کے ہیں, چاہے وہ جس ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیں, ہم ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں. آج جو ہے لوگوں کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو چکا ہے. آج ہم اس حکومت کے خلاف میدان میں نکلے ہوئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, ہم کراچی میں بھی ہمارا ایک تاریخی دن ہے, اور اسی مہنگائی بے روزگاری کا جو ہے ہمارا یہ ٹاپک ہوگا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی اس حکومت سے ہمارا چھٹکارا ہوگا. چلیں جی, بہت فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کافی ایک بہتری اس لحاظ سے آتی جا رہی ہے کہ ہلچل تھوڑی بہت مچ رہی ہے. اور یہ جو مفاہمت کا تذکرہ کر رہے ہیں, آئی ایم شیور کہ نون لیگ کے بھی کان کھڑے ہوں گے اس پہ, مفاہمت کی واقعہ. لیکن ابھی جو 17 کو یہ بہت امپورٹنٹ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں نے کہا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے حوالے سے بات کریں گے. پر آف کورس جہاں پہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف بات کریں گے, سو اس میں پھر وہ حکومت وقت کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. تو جو مفاہمت آپ کی ہے وہ ذرا سائڈ پہ چلی جائے گی, اور یو نیور نو, ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے, مزاحمت کا موڈ سامنے آ جائے گا. جیسے ہوتا ہے نا کہ پچھلوں پہ ڈال دو, تو پچھلی ہاں, تو حکومت کی پھر وجہ سے پچھلے پہ ڈالیں گے تو پھر باقی مسلم نون پہ ضرور جا سکتے ہیں. چلیے جی, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ لوگ کہیں میں جائے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور وہ تمام تر خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں, وہ اسپیسیفکلی کپلز ہو آر ایکسپیکٹنگ, وہ جلدی سے ٹیلی ویژن کے تھوڑے بہت پاس آ جائیں, کیونکہ آج ہم کرنے لگے ہیں آپ کے لیے اسپیشل سیگمنٹ. اور اسپیشل سیگمنٹ میں ہم یہ بات کریں گے کہ وہ خواتین جو کہ کنسیو کرتی ہیں, ان کی صحت کے حوالے سے جب گھر والے بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں, تو کچھ تو اتنا زیادہ خیال کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں کھلانے کے چکر میں ان کو کچھ زیادہ ہی کھلا دیتے ہیں. اب دیکھیں, اپنی فوڈ کو نا یہاں پر آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 3 اس میں پورشن. دیکھیں نا, مطلب 3 دورانیوں میں ہم اس کو کیسے بولیں, ٹرائمیسٹرز میں. فرسٹ ٹرائمیسٹر میں کیا خوراک ہونی چاہیے, جو آپ کی پریگنینسی کے پہلے 3 منتھ ہوتے ہیں. دین آپ کا جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر جس میں آپ کا 4th, 5th, 6th منتھ آ جاتا ہے. دین آپ کا لاسٹ ٹرائمیسٹر جو کہ بہت زیادہ ٹرکی ہوتا ہے, وچ از 7th, 8th and 9th منتھ آف یور پریگنینسی. اس میں کون کون سی خوراکیں لینی چاہیے, آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. کیونکہ سچ صاحب ہوتا ہے لڑکیاں کو ڈر کے کچھ بہت زیادہ کھا لیتی ہیں, جو کہ ان کی پریگنینسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اچھا ویسے ٹرکی جو ہے وہ بیسکلی میرے خیال میں جو درمیان والے ٹرائمیسٹر کے علاوہ پہلا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور آخری بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی, پہلے میں وہ نوزیا وغیرہ کی وجہ سے دے کین ناٹ ایٹ, اس کے اندر بہت سی ایسی میڈیسنز بھی لے رہی ہوتی ہیں. اور ایٹ ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ویٹ گین بالکل نہیں ہوتا فرسٹ ٹرائمیسٹر میں. تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. تو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر عدیلہ طاہر موجود ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں, اور ہم ان سے مزید جانیں گے کہ کیا کچھ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر عدیلہ کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر عدیلہ, آپ نے سنا ہماری ڈسکشن کو کہ آج ہم کس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلا ٹرائمیسٹر ہوتا ہے جس میں آپ کا 1st, 2nd اور 3rd منتھ آ جاتا ہے, اس میں سے 1st منتھ کا تو پتہ بھی نہیں چلتا, 2nd منتھ کے مڈ میں پتہ چلتا ہے دیٹ یو آر ایکسپیکٹنگ. اس کے بعد ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں کھا لیں, ایسی چیزیں کھا لیں کہ بس جو کہتے ہیں, کیونکہ اب ایک انسان تو ہے نہیں, 2 انسانوں نے کھانا شروع کر دینا ہے. اس مت میں ہم ویٹ زیادہ گین کر لیتے ہیں. ہمیں کیا چیز اچھی کھانی چاہیے کہ ہمارا خون بنتا رہے, یہ امپورٹنٹ زیادہ ہے. دیکھیے, فرسٹ ٹرائمیسٹر میں جو یہ تو مت ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کھانا چاہیے. آپ کو نارمل کیلوری کاؤنٹ جو آپ کا پریگنینسی میں ہونا چاہیے, ہیلدی ویٹ گین ان پریگنینسی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ ہر پیشنٹ کا اپنا اپنا ہوتا ہے, جس پیشنٹ کا جتنا ویٹ ہے. سم ٹائمز ہم ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا ویٹ 85 ہوتا ہے, 100 ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں 1200 کیلوریز لو. 1200 کیلوریز تو
एक डाइट के पेशेंट, एक डाइट की जैसे हम डाइट कर रहे होते तो हमें 1200 कैलोरीज देते, डिपेंडिंग कि आपका वेट क्या है उसके BMI ऊपर हम क्या है? कैलोरी काउंट डिसाइड करते हैं. नॉर्मल जो हेल्दी वेट गेन इन प्रेगनेंसी उसमें ये होता है कि जो भी आपका नॉर्मल BMI है उससे 350 कैलोरीज आपको ज्यादा लेनी है. ठीक है. ये नहीं लेना है कि आपने खाते ही रहना है, खाते ही रहना है, खाते ही रहना है. और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा खाने से और वॉमिटिंग होती है. और ये उसकी वजह myth ये होता है और उसकी कि वजह आपको ये ज्यादा भी खाना है कि जो उस वक्त जो आपका फीटस होता है उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स बहुत कम होती हैं. हाँ बिल्कुल, इस वजह से उसको सिर्फ ब्लड न्यूट्रिशनल नीड्स भी सर्कुलेशन ज्यादा कम चाहिए होती हैं. और दूसरी बात ये कि खाने में लोग क्या पराठे खिला रहे होते हैं, बटर खिला रहे होते हैं, ये चीजें नहीं खानी होती हैं. अच्छा. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट कॉजेज मोर नॉजिया एंड वॉमिटिंग. तो आपने जो है जूसी चीजें खिलानी होती है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है. सिट्रस फ्रूट्स, वो फ्रूट्स जिनका कैलोरी काउंट बहुत कम होता है. और इन फ्रूट्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? ऑरेंजेस, जैसे आजकल ऑरेंजेस आएंगे, इंशाल्लाह अनार आएंगे, आएंगे, ठीक है, ये फ्रूट्स आप ले सकते हैं. पीचेस हैं. लेकिन कभी कभी डॉक्टर साहब ये भी तो लोग कहते हैं ना कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में जूस भी पी लें तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह जूस- साबित होता है क्योंकि वो आपकी शुगर बढ़ा सकते नहीं हैं. नहीं, जूस तो पीना ही नहीं है, दांतों का इस्तेमाल करना है आपने. अच्छा. आपने फाइबर fruits आए, खाना है ताकि क्योंकि फाइबर आए. फ्रूट्स में आपको फाइबर मिलेगा क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है. अच्छा, तो बिल्कुल. हाई फाइबर डाइट लेनी है आपने. अच्छा. तो मुंह चलाना है और जूस कम पीना है क्योंकि जूस में फाइबर निकल जाता है और काफी हद तक उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है, उसका शुगर लेवल इंक्रीज हो अच्छा, जाता है. एक चीज़ ये है कि कुछ फ्रूट्स के हवाले से कहा जाता है कि आप अवॉइड करें, जिनमें ग्रेप्स हैं, जिनमें पाइनएप्पल हैं, जिसमें आ जाता है पपाया फिर भी आ जाता है, पपीता पपाया भी, आ हाँ. जाता है. पपाया के और बारे उसमें में तो अभी peaches- भी कंट्रोवर्सीज हैं. बाकी पाइनएप्पल और ग्रेप्स ये होता है कि इनमें इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होती है, इनमें ग्लूकोज ज्यादा होता है. और हाँ, they are अगर आपको considered- अगर और आपको even शुगर peaches, even peaches, उनके हवाले से ये कहा जाता है, रिसर्च ये कहती है कि दे आर कंसिडर्ड हॉट फ्रूट्स. ये ऐसे जो हैं वो फ्रूट्स हैं जो कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो बेबी और मदर के लिए ठीक नहीं होता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. पीचेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. पीचेस में तो हाई प्रोटीन कंटेंट होता है और उसके अंदर विटामिन सी इंक्रीज्ड होता है, वो तो बहुत अच्छा होता है. अच्छा. हाँ, लेकिन पपाया के बारे में तो है कि पी फॉर पपाया एंड पाइनएप्पल, इन दोनों के बारे में कंट्रोवर्सीज है कि ये प्री टर्म लेबर कराता है. Okay. पी फॉर पपाया, पी फॉर पाइनएप्पल एंड पी फॉर और प्री जैसे टर्म इनके लेबर. बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप ये ज्यादा लें तो आपके मिसकैरेजेस के चांसेस भी हाँ, बढ़ जाते हैं. लेकिन प्रूवन नहीं है कुछ भी. बट प्रूवन नहीं है. अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर अदीरा, हम देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ 5th मंथ या 5th मंथ के स्टार्ट में पता चलता है कि जी जो हामला खातून है उनकी शुगर भी बढ़ जाती है समहाउ और उनको ब्लड प्रेशर का इशू भी हो जाता है अगर पहले ना हो. तो वो ऐसी क्या गलती कर रही होती है अपनी डाइट में जिसकी वजह से उसकी वो डायबिटिक हो जाती है और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर भी जो है वो ज़्यादा हाई रहने लग जाता है? देखिए, ब्लड प्रेशर तो उसका कॉज प्लेसेंटल कॉज होता है. प्लेसेंटा जो बेबी के साथ होता है तो उसके लिए उसका तो एज सच कोई प्रिवेंशन नहीं होता. ठीक है. उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो तो अलग हैं. लेकिन हाँ, डायबिटीज हर औरत जो प्रेग्नेंट है, जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है, वो डायबिटिक हो सकती है. अच्छा. प्रेगनेंसी खुद Why एक पाकिस्तान? हमारी रेस, हमारी इथनिसिटी जो है उसमें डायबिटीज कॉमन है. वी आर और ऑन द खुराक में भी? 5th नंबर इन डायबिटीज. अच्छा. ठीक है, तो डायबिटीज इतनी ज्यादा प्रेवेलेंट है कि अगर हम वेस्ट में जाके डिलीवर करते हैं तो वो हमें हमारी इथनिसिटी को देख के ओरल ग्लूकोज अच्छा, टॉलरेंस टेस्ट डॉक्टर कराते अदीला, हैं. वो समझते हैं कि हम डायबिटिक हैं और हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे होता है ना कि तुम्हें शुगर हो जाएगी, तो प्रेगनेंसी में हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी भी औरत को शुगर हो सकती है. अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम और स्पेशली जिन ओबीज हैं, obese हैं, जिनकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जेनिटल मतलब मैं कह रहा हूँ जेनेटिक उनका ये फर्स्ट हम डिग्री देखते हैं. रिलेटिव्स जिसको कहते हैं, जिसको मामू, चाचा, खाला और अम्मी, अब्बू, दादा, दादी, नाना, नानी, अगर इनमें से अच्छा, किसी को एक डायबिटीज चीज़ ये मुझे समझाइएगा कि जब आपके पास ख़वातीन आती हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके अंदर इसको जांचने के लिए कौन सा टेस्ट ज़रूरी होता है? एक तो वो ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट होता है, वो करवाते हैं, या वो HbA1c करके एक टेस्ट? देखिए, HbA1c हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं ये देखने के लिए कि आपकी पिछले 3 महीनों में शुगर्स कैसी रही. अच्छा. तो वो डायग्नोज करता है कि आपको शायद पहले से प्रेगनेंसी से पहले से शुगर्स थी. ओके. ठीक है. HbA1c की वैल्यू जो है ना विद इन प्रेगनेंसी, जैसे 4, 5, 6 मंथ्स के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है. हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ये एक चैलेंज होता है जिसमें हम ये करते हैं कि हम आपकी 8 से 10 आवर्स के बाद फास्टिंग कराते हैं और इसके बाद हम आपको ग्लूकोज का एक ग्लास पिलाते हैं. 75 ग्राम ठीक है. ग्लूकोज जो WHO प्रोटोकॉल है जो हम फॉलो करते हैं ठीक है. पाकिस्तान में.
تو وہ پلاتے ہیں اور اس کے بعد ہم 1 اور 2 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کرتے ہیں. اس کا کٹ آف ویلیو 153 ہوتی ہے. اوکے 153 سے اگر زیادہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یو آر ڈائبیٹک. یو آر مور پرون ٹورڈز. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم جو خواتین ہیں جو کہ حاملہ خواتین ہوتی ہیں وہ 2 شکایتیں بہت زیادہ کرتی ہیں کہ ہارٹ برن بہت زیادہ ہے اور پھر رات کو سو نہیں پا رہے کیونکہ ایسڈ ریفلکس بہت زیادہ ہے. تو کیا احتیاط کرنی چاہیے ان کو کھانے میں؟ ان کو کیا کچھ چیزیں نکال دینی چاہیے؟ ایک تو بہت زیادہ آئلی فوڈ. سب کا یہ میتھ ہوتا ہے کہ آئلی فوڈ کچھ بھی نہیں کرتا, یہ صرف آپ کا ویٹ گین کراتا ہے, بچے کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے آئلی فوڈ سے زیادہ ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے. مرچیں تو اپنی جگہ ہیں, اسپائسی فوڈ کا تو سب کو اویئرنیس ہوتی ہے کہ اسپائسی فوڈ سے جو ہے وہ ایسڈ ریفلکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے بٹ آئلی فوڈ سے بھی ہوتا ہے. اگر آپ اس کی پروٹین کھائیں گے اس سے آپ کو شاید اتنا ایسیڈیٹی نہیں ہوگی جتنا فیٹی فوڈ کھانے سے اور جنک فوڈ کھانے سے. پروٹین کتنا ہمیں الاؤڈ ہوتا ہے؟ مطلب جو اگر ہم خواتین کو بتائیں کہ جو کہ حاملہ خواتین ہیں وہ کتنا پروٹین کھا سکتی ہیں؟ 4 سے 6 گرام پر ڈے جو اپنی آر ڈی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہی کھانی ہوتی ہے. اور سبزیاں بھی چاہیے زیادہ کھائیں, دالیں بھی کھائیں, پروٹین کا سب جو ہے بالکل ہر چیز کھانی ہے, بیلنس ڈائٹ لینی ہے نا. بیلنس ڈائٹ. اور یہ کاربس بھی ضروری ہیں. اور یہ جو سوشی وغیرہ کے جو فینز ہوتے ہیں, سوشی, را میٹ, پروسیسڈ میٹ یا اس طریقے سے یہ کھا سکتے ہیں؟ نہیں, ان میں یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کس قسم کا فش, کون سی فش آپ کھا رہے ہیں, کیونکہ را فش ہے تو اس میں پیراسائٹس بھی ہو سکتے ہیں, پلس مرکری کانٹینٹ بھی ہائی ہو سکتا ہے, وہ ہارمفل ہے. بالکل بالکل. مرکری تو ٹیرٹوجینک ہوتا ہے, مطلب یہ بچے کے اندر بناوٹی نقص کروا سکتا ہے. اچھا, تو اس وجہ سے وہ بالکل بھی نہیں لے سکتے. اس کا مطلب پراپر آپ ریسرچ کریں. اگر آپ سوشی لورز ہیں اور آپ ساشمی لورز ہیں تو کیا آپ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. بہت شکریہ جی, ہمارے عدیلہ موجود تھی اور آج ہم نے ان سے بات کی خوراک کے حوالے سے کہ خواتین کو کیا چیزیں کھانی چاہیے. کچھ میتھس تھے فروٹس کو لے کے جیسے پپیتا اور پائنیپل. تو ہاں پھر بھی ڈاکٹر صاحب نے سنا ڈو پراپر ریسرچ. چلو جی, اب ذرا آگے بڑھتے رہے. ہم ذرا بات کریں گے سوات کے حوالے سے. اکثر جو ہم دیکھتے ہیں سیاح جاتے ہیں, سوات جاتے ہیں, تو اس کے بعد وہاں پر اپنے پیاروں کے لیے جو سب سے زیادہ تحفہ لے کر آتے ہیں وہ وہاں کی روایتی شال ہے. بالکل جی, اور اس سے آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. چلیں جی, سوات میں تو سردی کی آمد ہو گئی, یہاں پر نہ جانے کب ہوگی. یہاں پر تو وقت ہے جناب, بالکل جی, یہاں پہ وقت ہے. نومبر کے بعد آئے گی یہاں پہ سردیاں. ابھی یہاں پر آ گئی چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. چلیں جی, باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق سلطی اور وقت ہو چکا ہے 10:03. اور اگر آپ غور کریں تو میرے ساتھ براجمان ہیں سیدہ مدیحہ زہرا نقوی. مطلب غور کرنے سے میں سٹیکر ہوں جو نظر نہیں آ رہی, میں بالکل ساتھ بیٹھی ہوں تو ٹھیک ٹھاک میں نے آپ کی جانب ان کی توجہ مبذول کروا دی. ماشاءاللہ. میں آپ کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں آپ کی تہہ دل سے مشکور ہوں. بلا شبہ 3 دفعہ کہیں پھر ہوگا, پھر اس کو میں سند کے طور پر رکھوں گا. کیا بات ہے, میں یہ آپ کا احسان نہیں بھولنے والی, یہ جو آپ نے میرے پہ توجہ مبذول کروائی ہے نا لوگوں کی. اچھا, اور ہم جی ایک بات جو مسنگ تھی بھائی, یہ بارش کے حوالے سے اتنا کرٹیسزم ہم پہ ہو رہا تھا, مدیحہ نے لسٹ پڑھ کے بتا دی بھائی, اس لیے بتا دی کہ ہم کوئی ظاہر غیب کا حال تھوڑی جانتے ہیں. محکمہ موسمیات ہمیں بتاتا ہے کہ جی یہ ہونے والا ہے, اور وہ بھی پریڈکٹ کرتا ہے پیٹرن کو دیکھ کے کہ جی یہاں سے طوفان گزرے گا, اس کے یہ اثرات ہو سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ شہر قائد کے انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے اگر اس طرح کی بارش نہیں دیتا. آپ نے عمان کی صورتحال دیکھی, آپ نے ویسے عمان کی صورتحال دیکھی, وہاں پہ صورتحال کتنی زیادہ خوفناک ہے. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو متنابع کرنا ہمارا فرض بنتا ہے جو ہم نے آپ کو کیا, ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خاصا زیادہ بارش ہو جاتی ہے, اللہ پاک ہم پہ رحم کیا, ہماری صورتحال بہتری, پھر آپ نے کہنا تھا لو جی انہوں نے کچھ ہمیں بتایا, تو وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کیونکہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور ہمارے لیے بہتر ہے. جو ہم نے اپنے لیے احتیاطی تدابیر کی, ہم نے وہی آپ سے بھی استدعا کی, آپ سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ بھی وہ کریں. آپ نے وہ کی, زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا, بلکہ فائدے میرے, اور اوپر سے اللہ کی رحمت, بارش بھی اتنی نہیں ہوئی, تو وہ تو اور ہی مزہ آ گیا اس میں. جی بالکل اچھی بات رہی. اور سندھ گورنمنٹ نے عام تعطیل بھی ایک دن کی تھی, یاد رکھیے گا, وہ حکومت نے کی تھی, ہم نے نہیں کی تھی. آپ شامل کر لیتے ہیں ٹاپ سٹوریز. جی اٹک کی رہائش پذیر افغان پناہ گزین سلیمہ رحمان ڈاکٹر بن گئیں. اقوام متحدہ نے ایوارڈ سے بھی نوازا. ڈاکٹر سلیمہ رحمان نے ثابت کر دیا کہ پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کے لیے بھی بڑے مواقع ہیں. بلوچستان میں سیاسی بحران حل کرنے کے لیے چیئرمین سینٹ سرگرم, ملاقاتیں جاری. سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, وزیر اعلیٰ بلوچستان مطمئن. لاہوریوں کے لیے اچھی خبر, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آج نئی ماحول دوست میٹرو بسز کا افتتاح کریں گے.
64 बसें फ्लीट में शामिल होंगी। रोजाना 1.5 लाख मुसाफिर इसमें सफर भी कर सकेंगे। अब जरा तस्करा कर लेते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन पहले तादाद 3 मिलियन थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 40 लाख के करीब अफगान पनाहगुज़ीन वो मौजूद हैं। और नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हमें खासा शिकवा भी रहता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपने अफगान भाइयों का ख्याल रखा, लेकिन इन रिटर्न जो है वो हमें उस तरीके से सराहा नहीं गया। लेकिन कुछ मिसालें हम देखते हैं कि कायम होती हैं उन्हीं लोगों के अंदर रहकर, मुश्किल वक्त गुजार के। ज़ाहिर है कि अपने वतन से दूर रहना, आप किस भी हाल में हों, लेकिन आपको अपना वतन याद आता है और मुश्किलात भी खासी होती हैं। बिल्कुल जी, लेकिन हम जिन अफगान पनाहगुज़ीनों की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, उनमें से एक बहादुर लड़की जिनका नाम सलीमा रहमान है, इन्होंने हर किस्म के ऑड से फ़ाइट की और ये एक मिसाली डॉक्टर बन गई हैं। बहुत सारी मुश्किलात जो थी वो इन्होंने फेस की, वो इस वजह से भी क्योंकि वो जहाँ से उनका ताल्लुक़ था वहाँ पर बच्चियों की तालीम में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन उसके बावजूद सलीमा ने अपने घर वालों से बात की, अपने जो बाकी जो रिश्तेदार हैं उनसे भी बात करके सबको कन्विंस करके तालीम हासिल की, और ऐसी तालीम हासिल की कि उन्होंने अपने तमाम तर घर वालों का नाम रोशन किया। इस साल हम आपको बताते चलें कि जून में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाहगुज़ीन UNHCR ने अफ़गान मुहाजिरीन और मुकामी लोगों की गैर मामूली मदद करने पर एशिया में नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड से भी डॉक्टर सलीमा रहमान को नवाजा है। और डॉक्टर सलीमा रहमान को पाकिस्तान में पहली अफ़गान मुहाजिर खातून डॉक्टर भी करार दिया गया है। और जब 2009 की अगर हम बात करें तो सती साहब, शी वॉज द ओनली पर्सन जिन्होंने अगेंस्ट ऑल द ऑड्स इतने कमाल नंबर सिक्योर किए, क्योंकि जो सीट देखा जाती है तो एक सीट दी जाती है पनाहगुज़ीनों के लिए जो मेडिकल कोटे में, तो शी वाज द वन जिसने इतने नंबर सिक्योर किए। चलें जी, वी विल नॉट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मोर ऑफ योर टाइम। तो हमारे साथ इस वक्त बरात मौजूद हैं डॉक्टर सलीमा रहमान, और हम उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। सलीमा, सबसे पहले हम आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप पहली खातून हैं, अफ़गान मुहाजिर खातून जो कि डॉक्टर बनी हैं, और बड़े ये एजाज़ की बात है आपके लिए भी। लेकिन साथ ही आपको फील नहीं होता कि और भी लड़कियां आनी चाहिए थी? आई एम द फर्स्ट वन, ये बड़े आपके लिए एजाज़ की बात है, लेकिन मज़ीद लड़कियों को भी आगे आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। जी, मैं आप लोगों से यही इसी सिलसिले में बात करने के लिए आई हूँ कि वाकई हमारे अंदर मज़ीद लड़कियों को मौका दिया जाए, क्योंकि मैं भी अपनी जो तुर्कमन कम्युनिटी है महाजरीन में से, उसमें से सबसे पहली लड़की हूँ जिसने इन सारे बैरियर्स को क्रॉस किया। तो इसी तरह और भी लड़कियों को आगे आना चाहिए ताकि वो अपनी मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। सही। अच्छा सलीमा, ये बताएं, ये जो सफ़र था ये कितना मुश्किल था? कितना मुश्किल आपके लिए रहा कि अपने घर वालों को कन्विंस करें? और क्योंकि हाँ, यहाँ पर ज़्यादातर बच्चों की तालीम पर जब गौर नहीं दिया जाता, तो आपने ऐसे हालात में आप आगे बढ़ी और आपने इतना पढ़ा और इतने ज़बरदस्त नंबर लिए। जी, ये सफ़र इतना आसान नहीं था, ये बहुत लंबा और मुश्किल सफ़र था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स भी थी, और दूसरा जो महाजिर होने की हैसियत से मुझे डबल मेहनत करना पड़ी। इसमें जो है सबसे पहले तो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मेरे वालिदैन ने काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। ये मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि वो मुझे डॉक्टर बनता देखें, ताकि मैं आगे जाके अपने लोगों की और ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत कर सकूँ। इस दौरान मुझे काफ़ी ज़्यादा तनकीद का भी निशाना बनाया गया, क्योंकि हमारी जो तरफ है वहाँ पे लड़कियों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। लड़कियों को घरों से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं होती, और ना ही वो अपने लिए खुद कुछ सिलेक्ट कर सकती हैं या अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकती हैं। तो इस सूरत हाल में जब मुझे आगे आना पड़ा और इन सारे तनकीद और मुखालफात का सामना करना पड़ा, तो थोड़ी मुश्किल हुई। लेकिन मैं हमेशा से पुरअज़्म रही, मैंने हिम्मत की, मेहनत की, और मेरे वालिदैन की सपोर्ट और दूसरा मेरे पाकिस्तानी असातिज़ा ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस सिलसिले में। और बालाखिर मैं अपनी अज़म से जो महाजरीन के लिए सिर्फ एक सीट जो मेडिकल कॉलेज में थी वो हासिल करने में कामयाब रही। ओके अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि पहले मुश्किलात रहीं और आपके यहाँ वहाँ पर समझा भी नहीं जाता था कि जनाब लड़कियों को आगे आना चाहिए, मौका भी नहीं दिया जाता था। तो अब जबकि आप डॉक्टर बन गई हैं और आपको पाकिस्तान भर में
नेशनल मीडिया पे भी आपको सराहा जा रहा है, आपकी तारीफ की जा रही है, तो ज़ाहिर है आपके वालिदैन भी बहुत खुश होंगे। जी, मेरे वालिदैन का सर अब फ़ख्र से बुलंद हो गया है। इवन जिस कम्युनिटी ने जिन लोगों ने तनकीद की थी, अब वो भी इस बात को काफ़ी सराहने लगे हैं। वो भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रहे हैं और ये इस सारी चीज़ों का ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। सही। तो सलीमा, ये तो वो बात होगी कि आपकी जो मेहनत का समर है वो आपकी कम्युनिटी की और बाकी लड़कियों को भी इसका फल मिलेगा। सो आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स अब आपसे राब्ता भी करते होंगे और आपसे भी पूछते होंगे, आपसे रहनुमाई भी लेना चाहते होंगे कि बेटा आप कैसे इस मुकाम तक पहुंची, हम अपनी बच्चियों को क्या क्या फिट कराएं फिर। जी जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि सबसे पहले तो बैरियर उस वक्त था ना जब मैं सबसे पहली अपनी कम्युनिटी में सबसे पहली लड़की थी जो आला तालीम हासिल कर रही थी। उस वक्त मुझे काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। इसीलिए काफ़ी वालिदैन जो कि मेरी कहानी से इंस्पायर्ड है और जो लड़कियां खासकर जो कि मुझे देख के जिनमें एक उम्मीद की किरण जागती है कि वो भी कुछ कर सकती हैं, वो आगे आ सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, वो रहनुमाई लेने के लिए मेरे वालिद साहब से भी उनके वालिदैन कांटेक्ट करते हैं। इसके अलावा मुझसे भी आके डायरेक्ट रहनुमाई लेते हैं। तो ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैं उनको गाइड कर पाती हूँ। तो डॉक्टर अब ये बताइएगा कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या कोई स्पेशलाइजेशन आप करना चाह रही हैं? और दूसरा, अभी अफगानिस्तान की जो सूरत हाल तब्दील हुई है, आप समझते हैं कि ये जो माइंडसेट पहले होता था ख़वातीन की, लड़कियों के एजुकेशन से मुताल्लिक, वो किसी हद तक चेंज होगा? जी देखिए, जो माइंड सेट होता है ना उसको चेंज करने के लिए एग्जाम्पल्स देनी पड़ती हैं ताकि लोग जो है ना प्रैक्टिकली देख सके, क्योंकि बातें तो सब कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली करके दिखाना वो सबसे ज्यादा अहम होता है। जब तक हम लड़कियां ये साबित ना करें कि हम कुछ अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए और इसके अलावा लोगों की खिदमत के लिए कुछ कर सकते हैं, तब तक लोग कैसे इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है अपनी स्किल्स की बदौलत जो मैंने डॉक्टरी का शोबा चूज़ किया है उसके साथ में लोगों की खिदमत कर सकती हूँ, उनका इलाज कर सकती हूँ, ख़ास तौर पे ख़वातीन का इलाज कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसीलिए गायनेकोलॉजी को स्पेशलाइजेशन के लिए मुंतखब किया कि मैं जो ख़वातीन अपनी बीमारियों को नहीं बता पाती लैंग्वेज बैरियर की वजह से या किसी भी किस्म के मसले की वजह से, उनको मैं फैसिलिटेट कर सकूं, उनके लिए मैं और सलीमा ये नहीं है कि वो अपनी बीमारियां नहीं बता पाती, बल्कि हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे वो हिचकिचाती भी हैं और वो नहीं जाती अगर उनको अपनी कम्युनिटी से ही किसी और शख्स को नहीं देखती। क्विकली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आपको नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड के हवाले से नवाजा गया है, इस अवार्ड के हवाले से बताइएगा। जो नैन्सन रिफ्यूजी अवार्ड एशिया में से मुंतखब करके दिया गया है वो इस वजह से दिया गया है कि जो ये आमतौर पे अवार्ड उनको दिया जाता है जो कि बेघर अफराद, बेरियासत अफराद या महाजरीन की मदद करते हैं या अपनी खदमात उनके लिए सर अंजाम देते हैं। मुझे ये अवार्ड इस वजह से दिया गया कि एक तो मैं अपनी कम्युनिटी के लड़कियों के लिए एक मिसाल हूँ कि वो आगे आएँ, बढ़ें और मुल्क और कौम के लिए कुछ कर सकें। इसी तरह जो है आलमी वबा के टाइम मेरी खदमात को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया। चलें जी, दैट इज़ ग्रेट। आई एम श्योर कि आप आगे भी बड़ा मुफीद अपना किरदार अदा करती रहेंगी और मज़ीद तरक्की करेंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीमा रहमान मौजूद थी। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में हम देख रहे थे कि पिछले दिनों तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी, पर हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब खुद वो बलूचिस्तान रवाना हुए और वहाँ पर उन्होंने फिर कुछ अहम सियासी मुलाकातें भी करना शुरू की। जो उनके इत्तेहादी जो उनसे नाराज़ थे उनसे मिलना भी शुरू की और कोशिशें जारी उनकी तरफ से रही। और कोशिश अब यही है कि जो इख्तलाफात आ गए थे उनको किया जाए दूर, और जो मुलाकातें हैं इनका सिलसिला अभी भी जारी है। बिल्कुल जी, मुलाकातों का सिलसिला जारी है और बीएपी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि 12 अक्टूबर को एक इजलास भी तलब किया गया है जिसमें डिविजनल ऑर्गेनाइजर, ज़िलाई सदूर और जनरल सेक्रेटरीज होंगे। और यंग डॉक्टर्स भी कोयटा में हम देख रहे हैं कि वो हुकूमत से कुछ खुश नहीं।
उनकी जानिब से भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल जी सती साहब, क्योंकि कोयटा में डॉक्टरों की जानिब से सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज का बॉयकॉट जारी है, जिसकी वजह से अस्पताल आए मरीजों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी हो रही हैं। और तर्जुमान YDA का मौक़िफ़ है कि ओपीडीज का बॉयकॉट अस्पतालों में तिब्बी सहूलतों की अदम दस्तयाबी पे किया जा रहा है कि नाकाफ़ी तिब्बी सहूलतें उनके पास वहाँ पर हैं। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो ज़रा इस अहम मामले के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो यंग डॉक्टर्स ने ओपीडीज का बॉयकॉट कर रखा है, जिसकी वजह से कोयटा के शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, मरीज़ परेशान है। इस मसले के हल के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इन्होंने जो बाइकआउट किया, डॉक्टर्स तो मसीहा होते हैं और मसीहा जो है ना इस तरह का अमल कभी नहीं करते। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम जो पेशेंट्स के इंटरेस्ट में हमने बाइकआउट किया हुआ है, और दूसरी तरफ सफ़र कौन कर रहे हैं, तकलीफ़ में कौन है, पेशेंट्स ही हैं। और वो जो बता रहे हैं कि कोई मेडिसिन की शॉर्टेज है, तो वो चूँकि MSD का जो हमारा सिस्टम है वो पहले ओवर सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था और उसमें बड़े किकबैक्स और कमीशंस इंगेज हुआ करते थे। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने हमने वो सिस्टम चेंज करके उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को। अब उसमें नया बिड हमने 28 तक इनवाइट किया था, और जो बिडर्स हैं वो वो क्राइटेरिया उसको मीट नहीं कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी टाइम डिले है। अदरवाइज मेडिसिन भी अवेलेबल है, लेकिन ये जो ही हमारी प्रोक्योरमेंट हो जाती है तो फिर सफिशेंट क्वांटिटी मेडिसिन अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन जो यंग डॉक्टर्स हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का फुक़दान है। आप कह रहे हैं दवाएं हैं, लेकिन वो कहते हैं दवाएं नहीं है। साथ ही साथ ट्रॉमा सेंटर जो है वहाँ पर वेंटिलेटर्स भी गैर फ़ाल हैं और 2 ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद हैं। ऐसा ही है? नहीं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। वेंटिलेटर्स तो हमारे पास बलूचिस्तान में 20 होते थे, अब 145 तक मौजूदा गवर्नमेंट में हमने प्रोक्योर किए हैं, और भी हम वेंटिलेटर्स जो है ना मंगवा रहे हैं। और कुछ मशीनरी चूँकि वो इस्तेमाल में जब होती है, चाहे वेंटिलेटर्स हैं या कोई CT स्कैन मशीन है या कोई भी मशीन है, तो यूसेज के बाद जो है उसमें कोई ख़राबी आ सकती है और उसके बाद हम ठीक करते रहते हैं। पूरी दुनिया में यही है। अगर कोई मशीन बहुत ज़्यादा बोसीदा हो जाता है और मज़ीद काम नहीं कर सकता तो उसको चेंज किया जाता है। और जितनी मशीनें हमने नए और मंगवाए हैं उसमें कोई ख़राबी आ सकती है, उसके लिए बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि चूँकि हमारे पास बलूचिस्तान में जो कुछ स्पेसिफिक मशीन्स हैं उसके जो टेक्नीशियन हैं वो कोयटा में हमारे पास अपने नहीं है, तो वो फिर कराची, लाहौर या इस्लामाबाद से मंगवाना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सही, चले अल्लाह करे साहब के इस हवाले से बात किया जाए ताकि हम लोग जो तिब्बी बहरान है इससे निकल सके। लेकिन जो पॉलिटिकल बहरान है उस हवाले से पूछना है ज़रूरी है, क्योंकि आपके अपने इत्तेहादी जो हैं, आपके अपने जो दोस्त हैं वो आपसे नाराज़ हो गए थे, तो उनको मनाने के लिए अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? पेशरफ्त होगी। देखें, हमारे नाराज़ दोस्त जो हैं बलूचिस्तान आवामी पार्टी से मोस्टली उनका ताल्लुक़ है, और ये पहली दफ़ा नहीं है। गुज़िश्ता 3 सालों में कोई 4-5 ऐसे मराइल आए जिसमें हमारे कुछ दोस्त नाराज़ हुए, लेकिन उनके साथ हम इंगेज हुए और ये डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है। चीफ मिनिस्टर साहब तक उनके साथ इंगेज हुए, पास्ट में हमने उनको मना लिया। अब भी हमारे जो दोस्त नाराज़ हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो उनसे मिल रहे हैं। जो रिकॉन्सिलेशन कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट की है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब की क़यादत में, जिसमें हमारे MNA सेनेटर्स पार्टी के अहदेदारान शामिल हैं, अब वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब जो है कल शाम से अब तक 7 हमारे जो MPs मिनिस्टर जो नाराज़ हैं उनके घर जाके उनसे उन्होंने मुलाकात की है। तो इंशाल्लाह ये जो नाराज़गी का सिलसिला है शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, इंशाल्लाह जब एक दफ़ा बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाता है तो फिर तमाम सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाती है। अच्छा, एक अदम एतमाद मामला चल रहा है कि वो अक्सर हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, तहरीक अदम एतमाद। तो जाम कमाल साहब के सितारे अभी भी गर्दिश में हैं या भंवर से निकल गई ये कश्ती? अपोजिशन दबाव की पोजीशन में ही नहीं। अपोजिशन जो है बलूचिस्तान में PDM की अपोजिशन है, और जब से PDM बनी है मुख्तलिफ तौर तरीके से असम्बली फ्लोर पे, असम्बली के बाहर जलसे जुलूस करते रहे हैं। हमेशा उनको जो है शिकस्त व रिखत और नाकामी का सामना आ रहा है। अभी भी इंशाल्लाह उनको उनसे हमें कोई न खौफ लाहक है और न ही वो इस पोजीशन में है कोई गवर्नमेंट पे दबाव डाल सके।
बहुत शुक्रिया लियाकत शाहबानी साहब। और बलूचिस्तान में सियासी बहरान चलता ही रहता है, कोई ना कोई नई नई चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन कंसर्निंग पॉइंट जो है वो है इस वक्त देखें वज़ीर आला जाम कमाल साहब ने अभी पिछले ने ट्वीट कर दी कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया, यानी कि रूमर्स भी काफ़ी ज़्यादा उड़ने लग गए हैं, एक तरफ मना रहे हैं, दूसरे में रूमर्स। लेकिन ये तो सियासी मामला है ना, ये यंग डॉक्टर्स के जो मामला है वो तो कह रहे हैं शाहबानी साहब के 145 वेंटिलेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर भी वहाँ पर भी वेंटिलेटर्स कुछ नहीं मशीनें ऐसी होती है जो खराब हो जाती है, लेकिन जिनको ठीक करने के लिए जो उनके मेंटेनेंस के जो लोग हैं फिर उनको कराची या लाहौर से इस्लामाबाद से बुलाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से फिर ये भी देखना चाहिए कराची से बुलाना पड़ता है। यहाँ के तो 5 बड़े हॉस्पिटल्स में आपकी बड़ी अहम मशीनें काम नहीं कर रही। मतलब सीटी स्कैन की मशीन काम नहीं कर रही है बासी शेर हॉस्पिटल में, मतलब इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है ये। खैर जी, ये बड़ी परेशानी वाली बात है और मेरे ख्याल से सवाल से काम किया जाए, क्योंकि तिब्बी जो है ना बहरान ये कभी नहीं आना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और मेरे पास वो घंटा होना चाहिए था, वो स्कूल में नहीं होता वो टन 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 जिसके बाद कोई ऐलान होता है, तो वो ऐलान होना चाहिए। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है। क्या है खबर, मदिया बताएं। जी खबर ये है कि जी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज लाहौर की नई मेट्रो बसेस का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और तकरीबन 64 नई बसेस जो हैं ये आज इस फ्लीट में बाकायदा शामिल होने जा रही हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ये कह रहे हैं कि जी सूबाई हुकूमत ने नई माहौल दोस्त चीन से बसें मंगवा ली हैं और जो चैन से चलेंगी, जब वो चैन से चलेंगी माहौल को भी सुकून होगा, माहौल को सुकून होगा तो आप भी चैन की नींद सोएंगे। और मोबाइल चार्जर भी हैं जी इसमें। ओहो हो, फिर तो बल्ले भी बल्ले थे, शावा भी शावा। कौन से चार्जर हैं, कितने उसमें स्पॉट्स हैं और खुदकार जरासीम कुश निज़ाम जो कि कोविड-19 के दिनों में वक्त की अहम ज़रूरत है। और नई मेट्रो बसों में रोजाना 1.5 लाख मुसाफिर सफर कर सकेंगे। तो जनाब ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अहम अपडेट है। और ये अपडेट से मुताल्लिक हमें कौन बता रहा है? बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद है ख्वाजा नसीर, जो निहायत ही प्यारी, न्यारी और दुलारी खूबसूरत चमकती हुई लाल बसेस के आगे खड़े हुए, जो कि आज इंशाल्लाह फ्लीट में शामिल हो जाएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। सो क्या खबरें जनाब इन बसेस के मुतालिक जो कि आपके पीछे बड़ी खूबसूरती से पाक हुई हैं? जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम मदिया और सती साहब। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ लाहौर मेट्रो बस स्टेशन का जो डिपो है यहाँ पर मौजूद हूँ। और 8 साल बाद लाहौर को एक बड़ा तोहफ़ा दिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब आज लाहौरियों को ये तोहफ़ा देंगे। तकरीबन 64 के करीब ऐसी बसें हैं जो कि लाहौर मेट्रो के जो रूट है, जो कि गजूमता से लेकर शादरे तक जाने वाला रूट है। और लाहौरियों के लिए 64 बसें एयर कंडीशन बसें और इसके अलावा माहौल दोस्त जो बसें ये ली गई हैं। इससे पहले 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक गैर मुल्की कंपनी अलबराक के साथ था, जो कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हुआ और अब एक लोकल फर्म है वीडा जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है अगले 8 साल के लिए। 8 साल के अरसे के लिए ये बसें, जिनमें कैपेसिटी 38 अफराद के बैठने की है, जबकि 160 अफराद जो है वो खड़े होकर और बैठकर इन बसों में गजूमता से लेकर शादरे तक सफ़र करते हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1.5 लाख आदमी इन बसों पर सफ़र कर सकेगा। और ये बसों के फ्लीट का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अगले 8 साल के लिए होगा। रंगारंग तकरीब का जो इख्तिताम है वो यहाँ जो मेट्रो का डिपो है यहाँ पर किए गए। और मेरे पीछे आपको ये बसें बाकायदा तौर पे नज़र आ रही होंगी, जो मुकम्मल तौर पर सज धज कर तैयार खड़ी हैं। थोड़ी देर में वज़ीर आला पंजाब जब जहाँ पहुँचेंगे तो इन बसों को हैंड ओवर करेंगे, लाहौर मेट्रो अथॉरिटी के हैंड ओवर करेंगे, जिसके बाद ये बसें जो है बाकायदा तौर पे लाहौर शहर में एक अपने सफ़र का आगाज़ कर देंगी। ओवरऑल ये लाहौर के हवाले से ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मंसूबा है, जिस मंसूबे को गियर अप करने के लिए और इस मंसूबे को मज़ीद तेज़ करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाहौरिये सफरी सहूलियात से फ़ायदा उठा सके, इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवार्ड किया है। अगर बात करें कि इन बसों की क्या कीमत पड़ती है, या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो क्या पे करेगी वीडा कंपनी को, तो 304 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पे किया जाएगा। जबकि इसके अलावा इसमें जो हमारी बात हुई यहाँ वीडा के नुमाइंदों के साथ और पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ, उनका ये कहना था कि इस किस्म की इस बसों के अंदर टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिससे धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड की मिनिमम जो है वो स्पेस में मिनिमम उसकी जो मिकदार है वो शामिल होगी। अच्छा, अब जरा ये बताएं कि ये तो आ गई नई बसें, जो पुरानी बसें फ्लीट में शामिल थी उनका क्या होगा? जी इशफाक, ये बड़ा एक बेहतर सवाल है। ये हमने बात की, पुरानी बसें जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट पे थी 8 साल की, और गैर मुल्की कंपनी थी अलबराक जिन्होंने लाहौर मेट्रो को ये बसें दी हुई थी।
तकरीबन 64 ही बसें अल बराक अपनी वापस ले चुका है और इनमें से कुछ बसें बाकी रह गई हैं जो कि अल बराक वापस लेगा। और क्योंकि ये बसें तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर होती हैं और ये आइंदा भी जो अगले 8 साल के भी जो बसें हैं ये कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर चलेगी। लेकिन इसमें जो बड़ा पहलू, जो अहम पहलू आवाम के लिए वो ये है कि एक अवाम दोस्त मंसूबा के पंजाब गवर्नमेंट ने ये नहीं किया कि पुरानी बसें हैं, खस्ता हाल हैं, चलती हैं, चले, लोग तंग होते हैं, होते रहे, उसे फौरी तौर पे रिप्लेस किया गया, उसकी जगह नई बसें लाई गई और ये बसें फुली एयर कंडीशन है। सर्दियों के मौसम में जो कि आगे लाहौरियों के लिए आने वाला है, उस मौसम में बाकायदा तौर पे इसमें एक अच्छा भी हीटर भी इसके अंदर लगाया गया है और इसके साथ साथ कोशिश ये की जा रही है कि मैक्सिमम लोग जो है वो लाहौरिये इन बसों से मुस्तफीद हों। जी जबरदस्त, ये तो बड़ी कमाल आपने बात बता दी है जी। जी, ख्वाजा नसीर हमारे साथ होता रहेगा, मौजूद बात है कि इंशाल्लाह आज से हम इनको देखेंगे भी क्योंकि इनके इफ्तिताह बाकायदा तौर पे हो जाएगा तो ये रवां दवा भी होंगी, सीट्स कंफर्टेबल हैं, चार्जिंग की अगर जो है वो किट्स वो भी इसमें लगी हुई है, आपने मोबाइल वाला नाम से चार्ज कर सकते हैं और सर्दियां अगर आ रही हैं तो कोई मसला नहीं जनाब, अंदर पूरा हीटिंग का भी जबरदस्त। और याद है आपको कि जब शुरू में ये बसेस आई थी तो क्या कहा गया था इनको? जंगला बस। उस वक्त कहा गया था कि जनाब ये सेहत के शोबे पे पैसे नहीं लगा रहे, ये देखें ये इस पे। हालांकि किसी भी मुल्क में जब आप जाएं, बैरून मुल्क आप सफर करें तो सबसे पहली चीज आपको नजर आती है वो उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको नजर आता है, मास ट्रांजिट सिस्टम आपको नजर आता है। शहर में चले जाएं, आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, आप वहां जाके सबसे पहले देखते हैं, अगर आपने उसकी तरक्की का दारोमदार जो लगाना होता है, आप वो ये देखते हैं कि अच्छा इस सिटी का, इस स्टेट का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कैसा है। दैट डिफाइंस कि जी इस स्टेट की सूरत हाल कैसी है, यहाँ की तरक्की जो है वो कैसे हो रही है। तो बहुत शुक्रिया जी, ख्वाजा नसीर ने एक बड़ी ज़बरदस्त खबर हमारे साथ शेयर की। और अब लाहौर से चलें, आप मेट्रो बसेस पे ना बैठें, आप अपनी गाड़ी में बैठें या दूसरी बसेस भी चलती हैं उस पर जरा घंटे की मुसाफत पे आप पहुंचे जनाब गुजरांवाला। और अक्सर जो लाहौरी है ना और जो कि खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है वो तो बसा औकात सफ़र करते भी हैं, गुजरांवाला वैसे जाते हैं वो भी खाना खाने, और वो भी स्पेसिफिकली क्या चीज़ मशहूर है गुजरांवाला की? वो आपको कैसे पता चला? मैं जा चुका हूँ, मुस्तफीद हो चुका हूँ, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि आपको कमी सी महसूस होती है, इतना सा वो चिड़ा होता है। हाँ, लेकिन बड़े खाए जाते हैं ना, मैं मुझसे तो खुद नहीं, मैं आई एम नॉट अ चिड़ा या बटेर लवर, लेकिन बहुत शौक से वह खाए जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर मीट आपको ढूंढना पड़ता है, लेकिन उसका डिफरेंट टेस्ट है जो उसको पसंद करते हैं। तो गुलाम फरीद हमारे नुमाइंदे इस हवाले से मजीद बता रहे हैं। गुजरांवाला के शहरियों का नाश्ता खत्म होता है तो इनको दोपहर के खाने की फिक्र सताने लगती है और दोपहर में भरपूर तवाना खाना खाने के लिए शहरी बारबेक्यू की दुकानों का रुख करते हैं, जहां वो खास तौर पर चिड़े बटेर, चांपे और मुख्तलिफ खानों से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। जब तक चिड़े बटेर ना खाएं तब तक तो एनर्जाइज बंदा नहीं होता, तो आज भी माशाल्लाह खाना बड़ा अच्छा खाया इनका, तो जायका बहुत अच्छा है इनका, स्पेशली चिड़े बटेर का जायका बहुत आला है। रेस्टोरेंट में आने वाले शहरियों का कहना है कि वो अक्सर दोस्तों के साथ चिड़े और बटेर खाने आते हैं, जिन्हें खाकर इनको भरपूर तवानाई हासिल होती है। अभी हम ये सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं और प्रोग्राम बनाया ये चिड़े बटेर और चांपे वगैरह खाने का, क्योंकि जब तक ये खाए ना तो उस वक्त तक हमारा गुजारा नहीं होता। चिड़े और बटेरों के शौकीन अफराद का कहना था कि मौसम कोई भी हो, हफ्ता में एक दिन वो चिड़े बटेरे जरूर खाते हैं। कोई मौसम शोसम नहीं है, गर्मी सर्दी जो भी है जी, हमने जब तक ये नहीं खाना हमें रात को सच्ची बताऊं नींद नहीं आती। जबकि रेस्टोरेंट के मालिक का कहना था कि चिड़े और बटेर गुजरांवाला की खास सौगात हैं, जिन्हें खाने के लिए दूर दराज से भी लोग गुजरांवाला आते हैं। अरसा दराज से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फादर ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन ये है कि हमारी हर खाने में अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशलिटी है। चिड़े बटेर एक हमारी स्पेशल आइटम है, इसमें लोग दूर दूर से इसको खाने के लिए भी आते हैं और इसमें ये है कि मजीद इजाफा होता जा रहा है और यही है कि मौसम कोई भी हो लोग इसको बड़े शौक से एंजॉय करते हैं। गुजरांवाला में बारबेक्यू की दुकानों पर चिड़े और बटेर खाने के शौकीन अफराद की भीड़ लगी रहती है। कोई इन्हें सीख पर और कोई कढ़ाई बनवाकर खाना पसंद करता है। कैमरामैन शोएब अकरम के साथ गुलाम फरीद, ARY न्यूज, गुजरांवाला। जी, और अभी आपको आमतरीन खबर से आगाह करते चलें कि PIA ने कुवैत के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का दोबारा आगाज कर दिया है और PIA ऑपरेशन का आगाज हफ्तावार 2 परवाज़ों से करेगी और कुवैत ने पाकिस्तानी जहाज़ों और पायलट्स पर जो खुद साख्ता पाबंदी लगा रखी थी, जबकि कुवैती एयरलाइंस आज़ादाना पाकिस्तान परवाज कर रही थी। CEO अरशद मलिक ने कहा है कि वजारत खारजा पाकिस्तानी और कुवैती सफीर की काविशों से अब इस ऑपरेशन में मदद मिली है। मोहम्मद सलाउद्दीन मजीद तफसीलात बताइएगा जी। देखिए, बिल्कुल कुवैत का PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो चुका है। पाबंदी के बायस कौमी एयरलाइन कुवैत नहीं जा सकती थी, जबकि कुवैती एयरलाइन आज़ादाना तौर पर पाकिस्तान ऑपरेट कर रही थी। PIA की जानिब से मामला पहले ही सिफारती सतह पर उठाया गया था, जिस पर अब PIA को कामयाबी हासिल हुई है। हुकूमत पाकिस्तान और सिविल एविएशन के दबाव के बाद कौमी एयरलाइन को भी
कोयत ऑपरेशन की इजाजत मिल गई है। पीआईए अपने ऑपरेशन का आगाज हफ्ते बाद 2 परवाजों से कर रहा है। सीईओ पीआईए एयर मार्शल अरशद मलिक का वजीर हवाबाजी और सेक्रेटरी एविएशन का हुकाम का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह से पीआईए का ऑपरेशन बहाल हो गया कोयत के लिए जी। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है जी। पीआईए का जो फ्लाइट ऑपरेशन है कुवैत के लिए बहाल हो गया। सलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक अहम खबर आप तक पहुँचा देते हैं। वो ये है कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में कश्मीर के मसले और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत खत्ते में दहशत गर्दों का बड़ा सहूलतकार है। वज़ीर आज़म कश्मीरियों के सफ़ीर बनने का हक़ अदा कर रहे हैं। कश्मीर में जारी दहशत गर्दी पर दुनिया की खामोशी किसी जुर्म से कम नहीं। मोदी के होते हुए खत्ते में अमन का ख्वाब पूरा नहीं होगा। गवर्नर पंजाब और बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने मसले कश्मीर और फ़लस्तीन हल करने का मुतालबा किया। और अब जरा खेलों से मुतालिक भी आपके साथ एक खबर शेयर करते चलें कि उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में 12वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आगाज इंशाल्लाह आज से होने जा रहा है। और इस इवेंट में पाकिस्तान की 15 रुकनी जो टीम है इस समेत 40 ममालिक के 300 एथलीट शरीक है। और कौमी बॉडी बिल्डिंग टीम में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कामयाबी के लिए काफ़ी ज़्यादा पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात है। और इवेंट में शिरकत के लिए कौमी बॉडी बिल्डिंग टीम ताशकंद पहुंच चुकी है और आगाज़ उसका आज से हो रहा है। खिलाड़ियों के वेट भी आज किए जाएंगे। और आप सोचिए कि कितनी जो है वो चीज़ें साइंटिफिक हो गई हैं। और अब पहले ये होता था कि आपको जनाब बस वेट बढ़ाना है, ज़्यादा खाना है और उसके साथ साथ आपने करना है। अब तो प्रॉपर एक रिजीम है कि पहले आप वेट पुट ऑन करते हैं, फिर श्रेडिंग की तरफ जाते हैं। और आई एम श्योर कि ये जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं ये हमारा नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल जी, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद कुरैशी, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है और ताशकंद जाने वाली बॉडी बिल्डर्स की टीम में शामिल भी हैं। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ कि अल्लाह करे आप ये जीत कर आए मार्का। अच्छा, ये बताइएगा, ये एक ऐसा मार्का जिसमें हम देख रहे हैं कि 40 ममालिक से 300 एथलीट मौजूद हैं, तो बड़ा सख्त मुकाबला होगा। आप इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? मुकाबला बहुत तगड़ा है। हमारा मुकाबला हमारे अपने आप से खुद से है। और ये जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे ये 14 प्लेयर्स आए हुए हैं, इनका हमने सबने अपने एक पूरा दम बनाया है कि हम सबका मुकाबला हम एक दूसरे से नहीं, हमारा को अपने मुल्क का परचम रोशन करना है। हमने अपने लिए नहीं आए यहाँ पे, अपने मुल्क के परचम के लिए आए हैं। और क्या कहते हैं, हमने ये जो पुरज़म लिया है, हमारी जो टीम मैनेजमेंट है पूरी जो कुछ भी है, उनका भी हमारे साथ यही कोऑपरेट है कि आप लोग मेहनत करें और हम आपके साथ साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा, वैसे जो पहलवानी में और बॉडी बिल्डिंग में फ़र्क ये होता है कि उसमें आपका मुकाबला होता है जिसमें आपको हरीफ को पिछाड़ना होता है। यहाँ पर आपको पोज करना होता है और आपको अपने कट्स और डोले शोले दिखाने होते हैं। तो उसके लिए बताइएगा कि तैयारियाँ आपकी मुकम्मल हैं? नहीं, इंशाल्लाह क्यों नहीं, हम बिल्कुल, हमारी भी तैयारी भरपूर है, हमारे सारे प्लेयर्स की तैयारी भरपूर है, हमारे कोच, हमारे जितना भी स्टाफ है, सब ने हमारे साथ कोऑपरेट किया हुआ है और हम बिल्कुल तैयारी से आए। और इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान को हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके दिखाएंगे। और डोले शोले नहीं बनाए हम लोगों ने मेहनत भी की है, इसके ऊपर हमने एफर्ट की। यहाँ से हम 3 दिन से रुके हुए हैं। यहाँ पे हम अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, अपनी हर चीज़ का हमने ख्याल रखा हुआ है। और उसके साथ साथ फिर आप लोगों को भी चाहिए कि हमारे लिए दुआएं करें, क्योंकि हम पाकिस्तान का नाम करने आए, हम अपना नाम करने नहीं आए। तो आवाम को चाहिए, जो हमारी आवाम वहाँ पे हमें देख रही है, वो हमारे लिए दुआएं भी करें और साथ भी। बिल्कुल जी, और अभी भी जितनी लोग आपको देख रहे हैं आपके लिए स्पेसिफिकली दुआएं करें कि आज से जो चैंपियनशिप जिसका आगाज होने जा रहा है आप उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वैसे तो आप इतने ज़्यादा टाइटल्स जीत चुके हैं, तो आई एम श्योर आप लोगों ने ठानी में कि हम पाकिस्तान के लिए भी ये चैंपियनशिप जीत के लेकर आएंगे। और बाकी भी आपके साथ एक खिलाड़ी कुछ ना कुछ जीत के जरूर आएगा इंशाल्लाह। सारे खिलाड़ी पुरज़म हैं, सब मेहनत करके आए, फुल तैयारी से आए। यहाँ भी टीमें सारे दुनिया से सब टीमें आई हुई हैं। बहुत अच्छा मुकाबला, टफ मुकाबला है, मगर इंशाल्लाह हम भी टफ टाइम देंगे और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। हम भी फुल तैयारी पे हैं। तो इसी पर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग सोहेल अनवर साहब। सोहेल साहब, लड़के तो बड़े मोटिवेटेड हैं, आपने कितना उनको मोटिवेट किया है और कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, बीइंग अ पाकिस्तान का बिल्डिंग सेक्रेटरी हूँ मैं बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का, तो ये मेरा वैसे भी फर्ज बनता है, क्योंकि यहाँ पर मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ। और उसका सबसे बड़ा सबूत आप शायद मेरे चेहरे से अंदाजा रहो कि मैं 3 दिन 4 दिन हो गए उससे 2 घंटे सो पा रहा हूँ। इनको
इनको रोज आके देखता हूँ, कल भी देखा, आज भी देखा, मुसलसल साथ हूँ इनके, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है लैंग्वेज का। जैसा आप जानते हैं यहाँ पर लैंग्वेज में इंग्लिश यहाँ हर एक को इतनी आसानी से नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल, लड़कों को कोई शिकायत नहीं होगी, ये बिल्कुल लड़के भी बताएंगे कि इनको आके हर वक्त इनकी हर चीज का, खाने से लेके डाइट के चीज के अलावा इनकी एक्सरसाइज और इनको क्या फैसिलिटेशन करनी है, सब इंशाल्लाह कर रहा हूँ। सही। अच्छा सोहेल साहब, ये बताइएगा कि ऑलमोस्ट 2 इयर्स पाकिस्तानी एथलीट जो है वो किसी बड़े इवेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, स्पेशली अगर हम हमारे बॉडी बिल्डर्स के हवाले से बात करें, और जा भी रहे हैं, ये डायरेक्ट वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में जो है ये फाइट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये सफर तो आई एम श्योर उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। कितना मुश्किल था ये सफर? नहीं जी, बिल्कुल आसान सफर नहीं था। सबसे बड़े जो वीजा प्रॉब्लम और कोविड की जो एसओपीज थी और जो सारे मामला थे जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में, वो हमें फेस करना पड़े। गवर्नमेंट से बात हुई, लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा हमें जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और फहमीदा मिर्जा साहिबा ने हमें ऑफिशियली जो सपोर्ट दी है उसमें, वो उसकी वजह से हमें ये मुमकिन हुआ। और हम माशाल्लाह से सब ने जिन्होंने तैयारी की है, सब लड़के भरपूर अज़म के साथ, मेहनत के साथ आए हैं, और इंशाल्लाह हम यहाँ से मेडल जरूर लेकर जाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, अब बता दीजिएगा कि कितने एथलीट्स जो हैं वो आज एक्शन में होंगे और चांसेस क्या हैं उनके? तकरीबन 300 एथलीट इस वक्त टोटल हिस्सा ले रहे हैं तो मुख्तलिफ ममालिक से, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो हैं वो हर कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट, उसके अंदर जूनियर, सीनियर और बॉडी बिल्डिंग, एथलेटिक फिजिक, मॉडल फिजिक और सबकी तैयारी भरपूर है। इंशाल्लाह अब हम लोग की तैयारी, इन बच्चों की, लड़कों की तैयारी बहुत अच्छी है। अब सिर्फ हमें पाकिस्तानी अवाम की दुआओं की जरूरत है कि उन दुआओं से जो ये बच्चे इंशाल्लाह मेडल जरूर लेकर आएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह का जी ऐसा हो। बहुत हमारे साथ सोहेल अनवर साहब मौजूद थे जो कि सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग थे, और इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर शहजाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। एंड शहजाद वाज क्वाइट रियली पॉजिटिव अबाउट इट। इवन कि हमने सोहेल साहब को भी सुना, वो भी ये कह रहे थे कि काफी ज़्यादा वो पुरुमीद, और उन्होंने कहा जी लड़कों ने बड़ी मेहनत की है, वो कि सफ़र इतना आसान नहीं था। एक तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी उनको है, और 2 साल बाद निकल के जाना, और वो भी एंट्री माना। सच्ची खुद सोचें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप किसी छोटे मोटे चैंपियनशिप में भी नहीं जा रहे, और बड़े इवेंट में जा रहे हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये अज खुद एक बड़े एजाज़ की बात है। और मुकाबला भरपूर करना चाहिए। ज़ाहिर है आप अपना पोज कीजिए, आप तैयारी करके गए, मेहनत करके गए, और वहाँ पर आप पोज करेंगे, आई एम श्योर कि आप मेडल्स जीतेंगे। लेकिन अगर हम खुदा न ख्वास्ता ना भी जीते तो भी वो हमें आगे की तैयारियों के लिए एक संग मील हमारे लिए साबित हो सकता है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अभी आपकी एक और आमतरीन खबर से आगाह करते चलो। ये खबर है हमारे पास चिन्योट से। चिन्योट पुलिस की तरफ से बच्चों से बदसलूकी और हरासमेंट की रोकथाम से मुतालिक आगाही दी जाने लगी। मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स में सेमिनार्स का इनेकाद भी किया जा रहा है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव है जो कि लिया जाना चाहिए हर छोटे बड़े शहर में। और इसी वाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अमीर उमर चमन। कि चाइल्ड अब्यूज़ की कौन कौन सी टाइप हैं। इसमें फिज़िकल अब्यूज़ है, सेक्शुअल अब्यूज़ है, निगलेक्ट अब्यूज़ है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है एंड इमोशनल अब्यूज़ है। चिन्योट पुलिस की तरफ से जिला भर के कॉलेजेस और स्कूलों में बच्चों से बदसलूकी की रोकथाम और उनसे बचने के लिए आगाही देने का सिलसिला शुरू किया गया है। ये चिन्योट पुलिस का खसूसी इनिशिएटिव है जिसके तहत मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस में सेमिनार का आगाज़ किया जा रहा है ताकि वहाँ जाकर बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बताया जा सके और जो बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है उसकी रोकथाम की जा सके। मल्टी मीडिया के जरिए दिए जाने वाले आगाही लेक्चर्स में तलबा और तलबात को गुड टच, बैड टच, फिजिकल अब्यूज़, सेक्शुअल अब्यूज़ समेत मुख्तलिफ अक़साम और रोकथाम से मुतल्लिक़ एहतियाती इक़दामात तदाबीर बताई जा रही हैं। चिन्योट में चाइल्ड अब्यूज़ के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर कैंपेन का आगाज़ किया है जिसमें हम स्कूल्स में हमारी टीम्स जाके जो है वो बच्चों को इस हवाले से गाइड कर रही हैं कि बैड टच, गुड टच क्या होता है, उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताया जा रहा है। कॉलेजों और स्कूलों में होने वाले आगाही सेमिनार्स में तलबा और तलबात को चाइल्ड अब्यूज़ से मुतल्लिक शिकायत दर्ज करवाने के लिए मुख्तलिफ हुकूमती फॉर्म के मुतल्लिक भी बताया जा रहा है। जिली पुलिस की तरफ से बच्चों को बदसलूकी और दीगर हरासमेंट के मुतल्लिक आगाही मुहिम काबिल तारीफ अमल है। कैमरामैन इरफान अली के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़ चिन्योट। इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट थी और अच्छा है कि आगाही इसी हवाले से देनी चाहिए और वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों को
कच्ची उम्र से ही, छोटी उम्र से ही उनको बताएं था। और वालिदैन को अगर बच्चे आके कोई भी शिकायत करें, कोई चीज़ रिपोर्ट करें, तो वालिदैन को संजीदगी से उसका मुजाहरा करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए नहीं नहीं तुम्हें ऐसे गलतफहमी हुई होगी, ऐसा नहीं कहते। डराना धमकाना बच्चों को नहीं चाहिए। बच्चे को सुने, आपके साथ बच्चे का कंफर्ट लेवल इतना होना चाहिए कि बच्चे के साथ कोई छोटी सी भी बात होती है ना तो बच्चा आपको आके बताए। जैसे अक्सर हमारे घर में होता है कि बच्चे से कोई चीज़ टूट भी जाती है तो वो इस खौफ से माँ बाप से झूठ भी बोलना शुरू कर देता है कि नहीं मुझे नहीं पता कोई ग्लास कैसे टूटा है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं माँ बाप हमें मारे ना। और वहाँ से जो खौफ है ना वो दिल में पैदा होना शुरू होता है और उसके बाद जो है बच्चे अपने पेरेंट्स से समहाउ इस खौफ की वजह से दूर हो जाते हैं। तो अगर आपका बच्चा कोई भी गलती करे, पहली बात है कि आप ठीक है बच्चे को समझाएं, लेकिन बच्चे को मारे मत, उससे बच्चे के दिल में खौफ आ जाएगा। और ऐसी जैसी खबरें हम देखते हैं कि हरासमेंट की, बच्चों से मिसबिहेव करना, बच्चों को जो सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, बच्चे बता नहीं पाते। और एक चीज़ आप ये देख लें कि एक मोबाइल फ़ोन है, एक मोबाइल फ़ोन से आपका बच्चा सारी दुनिया से कनेक्ट हो सकता है विदाउट यू नोइंग। पेरेंटल कंट्रोल एक तो होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ ही डिस्कसेस एनीथिंग विद यू, डोंट लाई टू हिम, उससे झूठ ना बोलें, उसको बताएं, समझाएं कि क्या किस तरीके से करना। बिल्कुल जी, उसके साथ दोस्ती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ताकि वो अपने साथ मुश्किलात को अपने अंदर ना रखे या किसी और गैर ज़रूरी इंसान के साथ शेयर ना करे। यहाँ पे जनाब वक्त हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कोविड से दूर रहिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।